सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। जय हिंद सभी को और गुड मॉर्निंग। सेंचुरी प्लाई का ऐड क्यों है? क्योंकि हमने पैसे दिए थे इसलिए, है ना। हम्म। सर वो आर्मी ऑफिसर मिले? अभी तो नहीं मिले, पता नहीं, कल रात से ही मिसिंग है। और एक्चुअली मैंने वो पोस्ट भी डिलीट कर दिया फिर इसी वजह से, बिकॉज मतलब वहाँ पे आर्मी में जो हैं पर्सनल्स, उन्होंने बोला है कि अभी इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब लीक मत करिए, बिकॉज सेंसिटिव मामला है इसलिए। बिकॉज मैसेज में बिकॉज मैसेज में मतलब काफ़ी वैसे सेंसिटिव पोस्ट था ना, पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह से मतलब लिख के भेजा गया, मतलब उनकी वाइफ को। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी रिलेटिव सभी लोग गए हैं अम्बाला कैंट, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोग जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी बजट एंड टैक्सेशन। इस टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा था लेक्चर में इकोनॉमिक्स के कि डिफरेंट जो सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी होते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो इकॉनमी होती है हमारी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकॉनमी, डिफरेंट सेक्टर्स देखे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जीडीपी यानी नेशनल इनकम क्या होती है, उसके डिफरेंट एग्रीगेट्स क्या होते हैं और उसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं बजट एंड टैक्सेशन। पूरा बजट और पूरा टैक्सेशन देखने वाले हैं। अब सिर्फ बजट तो हम लोगों ने पॉलिटी में भी देखा था, तो यहाँ क्या देखने वाले हैं? पॉलिटी में हमने देखा था कौन सा आर्टिकल है और क्या स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं बजट को प्रेजेंट करते वक्त इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे हमने देखा था कि बजट का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है। आर्टिकल जो 112 है वो बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण की। और वहाँ पे हमने देखा था डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं, प्रेजेंट किया जाएगा, फिर डिस्कस किया जाएगा, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर वोटिंग होगी। और वोटिंग, ज़रा मुझे ये बताइए कि वोटिंग जो होती है बजट में वो किस हाउस का प्रिविलेज है, यानी कि सिर्फ एक ही हाउस कर सकता है वोटिंग, और वो कौन सा हाउस है हमारा पार्लियामेंट का। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बजट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये वो एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू पार्लियामेंट, अभी हमने आगे हम लोगों ने फिर क्या देखा था, आर्टिकल 266 देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देखा था, भारत की संचित निधि देखा था। वहाँ पे दो तरह के एक्सपेंडिचर देखे थे, खर्चे देखे थे। एक तो था चार्ज एक्सपेंडिचर जहाँ से सैलरी वगैरह निकल रही थी, और दूसरा हमारा था मेड फ्रॉम। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर था ये नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट है, यानी कि इस पर चाहे कोई भी हाउस हो वोटिंग नहीं कर सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। लेकिन मेड फ्रॉम वाले में कर सकता है वोटिंग, तो वो भी सिर्फ लोकसभा। इस लेक्चर में देखेंगे कि जो बजट होता है, तो बजट में जो डिफरेंट, जैसे बजट को इस तरह से इमेजिन करिए कि आपके घर का बही खाता है ये, ठीक है, या फिर आपके घर का छोड़ो, आपका बही खाता है कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, उसका पूरा ब्यौरा होता है बजट। जिस तरह हमारा ब्यौरा होता है बही खाता, उसी तरह से ये बजट है, सरकार का बजट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसका जो पैसा आता है वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है बजट में। और उसके बाद टैक्सेशन देखेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, आप में से काफ़ी लोग इन चीज़ों से अवेयर होंगे, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन ये सब तुम छोड़ दो, अभी तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं तुम्हारा एग्जांपल देता हूँ, बस तुम जो मैं बोल रहा हूँ उतना बस इमेजिन करते जाना और मुझे आंसर बताते जाना कमेंट में। ठीक है, ये तुम हो प्यारे से, ये तुम हो प्यारे से, या फिर हो सकता है ये आप होंगी प्यारी सी। ठीक है, जो भी है अपने हिसाब से देख लीजिए, प्यारे से या फिर प्यारी सी। आपके ट्राउज़र में दो पॉकेट्स हैं, ठीक है, दो पॉकेट हैं आपके ट्राउज़र में। ठीक है, आप मान लीजिए आप लेफ्टी हैं और आपका बायां हाथ, या फिर कोई मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि आप लेफ्टी हैं, आपका बायां हाथ बहुत चलता है, मतलब आपका जो बायां हाथ है वो बहुत आप यूज़ में लेते हैं, दिन रात दिन भर उसी का ही मतलब यूज़ रहता है आपका बायां हाथ का। तो आपने क्या सोचा
कि क्योंकि मेरी दो पॉकेट्स हैं, एक लेफ्ट साइड में पॉकेट है और दूसरी राइट साइड में पॉकेट है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि आपकी दो पॉकेट्स हैं, एक लेफ्ट साइड में होगी और एक राइट साइड में होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट और राइट में ही होती है पॉकेट। मैंने बोला हाथ भी आपके दो ही होते हैं अनलेस यू आर अ ठाकुर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड मान लेते हैं आपका ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा यूज़ में लेते हैं आप उसको। तो लेफ्ट हैंड आपने सोचा कि यार जो पैसा तुरंत देना, जैसे कि दुकान गए तो तुरंत पैसा निकालना है, फिर उसने चेंज दिया तो रखना है, या फिर किसी दोस्त को उधार दे रखा है तो वो रोज़ रोज़ ले, मतलब मतलब तुम काफ़ी अमीर टाइप के हो तो तुम क्या है कि ज़्यादा काम नहीं करते, तो अपने दोस्तों को उधार दे रखा है कि भाई इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देते रहना और पैसा ले रखो, ठीक है। तो मान लेते हैं 5-6 लोगों को दे रखा है, तो कोई कभी 10 तारीख को आ रहा है पैसे देने, कोई 20 तारीख को आ रहा है, कोई 30 तारीख को आ रहा है, कोई 1 तारीख को। तो आपने सोचा कि रोज़ रोज़ पैसे देने आते हैं तो बाएं हाथ में नहीं बाईं वाली पॉकेट में रखते हैं। तो मैंने ये क्लासिफिकेशन कर दिया पॉकेट्स का ऑन दी बेसिस कि अगर, क्योंकि आपका बायां हाथ बहुत चलता है तो आपने सोचा जो हाथ बहुत चलता है उसी साइड वाली पॉकेट में वो वाला पैसा रखते हैं, जिससे लेन देन बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है, बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है। यहाँ पे लेस फ्रीक्वेंट बोल सकते हैं या फिर कभी कभी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कभी कभी होता है, यहाँ पे अक्सर होता है। क्या अक्सर होता है? ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, समझते जाना, सारी चीज़ें एकदम, सारे धागे दिमाग के खुल जाएंगे आपके एकदम, अगर ये समझ गए। जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है ना ये सारी चीज़ें, रेवेन्यू रसीट, ये वो फलाना ढिमका, सब कुछ खुल के हो जाएगा, खुल जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट होता है। अब मैं तुमसे बोलता हूँ, अब तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, तुम मुझे कॉमेंट बताओगे, ठीक है। मैंने बोला कि तुमने अपने दोस्त को उधार दिया, उधार को अंग्रेजी में बोलते हैं लोन। ये बताओ कि लेफ़्ट वाली पॉकेट में रखोगे या राइट वाली पॉकेट में? बस मुझे आंसर देते जाना। पहला मैं पूछ रहा हूँ, लेफ़्ट वाली में रखोगे या राइट वाली में? पहला। दूसरा पूछ रहा हूँ तुमसे, जो तुमको अब ब्याज मिलेगा, जो तुम ब्याज मिलेगा उसको किस में रखोगे? लेफ़्ट वाली में रखोगे या राइट वाली में रखोगे? तीसरा मान लेते हैं कि आपने मान लेते हैं आपने क्या किया, आपने एक काम किया, एंड दैट वाज कि आपने उठा के, आपको पैसे की ज़रूरत थी, पैसे की बहुत ज़रूरत थी, आपने क्या किए, गहने बेच दिए अपने, मतलब अपनी मम्मी के पास मान सकते हैं कि आपने गहने बेच दिए मम्मी के। वो आप किस में रखेंगे? आपने उधार लोन जो है अब दिया या लिया, कुछ भी मान लो, दिया या लिया, ठीक है। ब्याज आपने दिया या लिया, कुछ भी मान लो, एक ही पॉकेट में आएंगे, ठीक है। गहने आपने बेच दिए। अब ज़्यादा और एग्जाम्पल ना देखते हुए पहले इन्हीं से समझ लेते हैं, ताकि जो आगे एग्जाम्पल में रखूँ तो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में हो। भाई उधार रोज़ रोज़ तो लिया नहीं जाता, ना रोज़ रोज़ दिया जाता है। आपके पास कोई मान लेते हैं कि दोस्त आया, भाई उधार दे दो, तुमने दे दिया, वो फिर 2 दिन बाद आएगा, भाई उधार दे दो, तुम दे दोगे क्या? नहीं दोगे। उधार दिया भी कभी कभी जाता है और लिया भी कभी कभी जाता है। तुम बोलोगे सर हम तो कभी भी ले सकते हैं उधार, वो तो हमारे ऊपर है ना लेने पे। तो उधार लोगे तब ना जब दिया जाएगा तुमको, हैं। अब जैसे मान लो कि तुम अपने दोस्त के पास गए कि भाई उधार दे दो, दे दिया उसने, तुम फिर 2 दिन बाद पहुंच जाओगे तो क्या तुमको दे देगा उधार? वो नहीं देगा। जैसे तुम नहीं दे सकते हो तो वो कैसे देगा तुमको? सिंपल सा लॉजिक है, ये सबके साथ है। किसी के पास कोई भी इतना फ्रीक्वेंट उधार नहीं देता, तो उधार का लेन देन किस में रखोगे? कभी कभी वाले में। यानी मैं लोन को इसमें रख देता हूँ। जो ब्याज मिलेगा, मान लो कि मैंने 4 लोगों को दे रखा है, अब मैंने लोन दे के इनको छोड़ दिया, ब्याज तो हर महीने आता है ना, ब्याज तो हर महीने आता है। जैसे तुमने अगर बैंक से लोन लिया तो ब्याज तो तुम भरते रहोगे ना कॉन्टिन्यूसली। जैसे तुमने कोई चीज़ खरीद ली, EMI तो चलती रहती है ना, तो जो इंटरेस्ट है, ब्याज, वो आपका इस लेफ्ट वाली में पॉकेट में आएगा। गहने बेच दिए, गहने वर योर एसेट। अब ये एसेट और लायबिलिटी जरा समझ लो, एसेट और लायबिलिटी ये कौन होते हैं? एक आप पढ़ोगे, मैं बार बार यूज़ करूँगा एसेट, और एक होगा लायबिलिटी। ये कोई ऐसा मत समझना कि इकोनॉमी के टर्म्स है, नहीं, ये जनरल लाइफ के टर्म्स है हमारे। एसेट का मतलब होता है एक हमारी संपत्ति, आप ऐसे समझ सकते हो, संपत्ति से भी ये बड़ा टर्म है एसेट। एसेट को मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे मेरे पास एसेट का मतलब है कि जो चीज़ मेरी, ऐसे संपत्ति आप बोल सकते हो, जैसे कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास गहने, तो मेरी संपत्ति है, वो मेरी संपत्ति, वो मेरी एसेट है, ठीक है। मेरे पास मान लेते हैं मेरा जो लैपटॉप है वो मेरा लिए एसेट है, क्यों? क्योंकि उसके थ्रू मैं वीडियोस बना पाता हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए एसेट है। लायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ
लायबिलिटी का मतलब होता है देयता, यानी कि आपको कुछ चीज़ जो आप पे बोझ बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल लोन, लोन आपके लिए एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो लोन आपको भरना पड़ेगा। तो इस वजह से जो चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो, जो चीज़ आपकी संपत्ति है, जो चीज़ आपके एक तरह से ऑरा को बढ़ा रही है, दैट विल बी एज कॉल्ड एज एसेट। और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आप पे एक तरह से बोझ बनी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल लोन मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये आपके गहने क्या थे? एसेट थे। गहने आप रोज रोज बेचते हैं या फिर कभी कभी बेच रहे हैं? कभी कभी, ठीक है। तो जो भी आपका एसेट वाला जो मामला होगा, यानी कि मान लेते हैं आप कोई एसेट की सेल कर रहे हैं, एसेट की सेल मतलब अपना गहने बेच के जो पैसे कमा रहे हैं वो आपका इसमें आएगा। एसेट का आप सेल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। पहले मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ, कितनी चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। मेरा GFV लायबिलिटी, अच्छा पहले ये बताइए यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ और उसके बाद, मतलब एग्जाम्पल तो आप समझ गए हो ना। बस यही जो फ्रीक्वेंट हो रहा है ना, जो फ्रीक्वेंट वाला है, ये पॉकेट को हम बोल देते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू वाला पॉकेट। और ये जो कभी कभी वाला है, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल वाला पॉकेट। रेवेन्यू को हिंदी में बोलते हैं राजस्व, राजस्व, ठीक है। और जो कैपिटल है इसको बोल देते हैं पूंजी। अब जो इनकम होती है, जैसे कोई चीज़ फॉर एग्जांपल मुझे मिल रही है, मैंने किसी से लोन लिया, फिर किसी भी तरह इनकम, उसको गवर्नमेंट अपनी भाषा में रिसीट बोलती है, ठीक है। और जो खर्चे होते हैं यानी कि एक्सपेंडिचर, उसको वो एक्सपेंडिचर ही बोलती है। रिसीट होता है और एक्सपेंडिचर। रिसीट का मतलब हो गया इनकम, जो पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा जा रहा है, ठीक। तो ये जो रेवेन्यू और जो कैपिटल है, इनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। अब मुझे बताइए, जो पूरा बजट रिसीट है या फिर जो पूरा बजट है, इसको मैंने दो हेड्स में बांट दिया। एक बोला रेवेन्यू, रेवेन्यू वाला हेड, ठीक है, और एक को मैंने बोल दिया कैपिटल वाला हेड। रेवेन्यू हेड और कैपिटल हेड। रेवेन्यू वो हो गया जिसमें बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होती हैं, और कैपिटल वो हो गया जहाँ पे बहुत मतलब बहुत ही कम होती हैं, कभी कभी, ठीक है, लेस फ्रीक्वेंट है। बोल यहाँ पे लिख देता हूँ कि बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस होती हैं। या फिर मैं घुमा के ये भी बोल सकता हूँ, अभी मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, अब चलो मैं आपको ये बताता हूँ रेवेन्यू में गवर्नमेंट में क्या क्या आता है। तो रेवेन्यू जो बजट होता है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको फर्दर दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। रेवेन्यू का मतलब हो गया जो बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन दो तरह के हो सकते हैं, या तो पैसा आ रहा होगा या तो पैसा जा रहा होगा। अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिसीट, और अगर पैसा जा रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। उसी तरह अगर कभी कभी वाला पैसा आ रहा है तो उसको कैपिटल रिसीट बोलेंगे, और कभी कभी वाला पैसा जा रहा है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। रेवेन्यू रिसीट, बस सुनते जाना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। इस रेवेन्यू रिसीट की एक और पहचान है, और वो ये है कि इसमें नीदर द डिक्रीज इन एसेट नॉर द इंक्रीज इन लायबिलिटी। नीदर द डिक्रीज इन एसेट, यानी कि इसमें ना तो एसेट आपके डिक्रीज होते हैं, नॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी, यानी कि आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं होती है। अब इसमें जैसे टैक्स का पैसा है, गवर्नमेंट को टैक्स तो अक्सर मिलता रहता है। अब टैक्स भी अभी हम देखेंगे, टैक्सेशन आप जब देखेंगे तो टैक्स दो तरह के होते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो भाई टैक्स भी अक्सर गवर्नमेंट को मिलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम जीएसटी है, आज हमने मान लेते हैं कि कोई बिस्किट खरीदा, उसमें हम जीएसटी पे कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो कोर्स लिया, फॉर एग्जांपल आप में से काफ़ी लोगों ने, तो उसमें जो आपने पे किया होगा तो उसमें भी आपने जीएसटी पे किया होगा। तो ये क्या है? या फिर कल को आप कोई फॉर एग्जांपल बाइक लेंगे तो उसमें आप जीएसटी पे करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आज आप जन्माष्टमी के लिए कृष्ण जी लाते हैं, फिर कुछ कपड़े लाते हैं, फिर कुछ भी आप उसके रिगार्डिंग सामान खरीदते हैं, उसमें आप जीएसटी पे करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का कॉन्टिन्यूअस सोर्स है, हर महीने उसको जा रहा है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू वाले उसमें जाएगा, रेवेन्यू वाले डब्बे में जाएगा। अब वो टैक्स का पैसा भी हो सकता है, वो नॉन टैक्स भी हो सकता है। नॉन टैक्स जैसे मैंने बाइक से गया, हेलमेट नहीं लगाया, चालान हो गया,
चालान हो गया। अब चालान तो भाई मैं कल भी नहीं जाऊँगा तो कल भी होगा, परसों नहीं लगाऊंगा परसों भी होगा, और मेरा ही नहीं होगा, बहुत लोगों का हो रहा होगा। ठीक है, तो चालान वाले में मैं बोल सकता हूँ कि ये किस में आएगा, ये आपका, क्योंकि अक्सर हो रहा है, अक्सर बार बार गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, वाह वाह मौज आ रही गवर्नमेंट की, तो रेवेन्यू रिसीट में होगा। लेकिन ये टैक्स मैं भर नहीं रहा हूँ तो ये नॉन टैक्स में आ जाएगा। क्लियर है, ये नॉन टैक्स में आ जाएगा। किसी भी तरह का मान लेते हैं गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा था, किसी को लोन दे रखा था, किसी राज्य सरकार को, किसी दूसरे देश को, तो उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर महीने, बहुत लोगों को दे रखा होगा तो इसमें आएगा, रेवेन्यू वाले डब्बे में आएगा। लेकिन वो क्योंकि टैक्स का नहीं है तो नॉन टैक्स में आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो कभी भी ऐसे सवाल नहीं पूछेगा कि बताओ ये टैक्स वाले में आएगा कि नॉन टैक्स में, ना। सवाल सिर्फ इतना बनेगा कि आप ये बताओ ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। अब रिसीट, तो रिसीट का मतलब क्या होता है, जो पैसा आया, तो ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। लोन टेकन, भैया लोन टेकन तो ये पैसा आया है ना, तो ये तो पहचानने में कोई वो नहीं होती कि भाई रिसीट एक एक्सपेंडिचर, और ना ही उस पर वो फोकस रहता है। क्वेश्चन इज जस्ट फोकस कि आप ये बताइए ये रेवेन्यू की कैपिटल। क्वेश्चंस आए हैं, हर बार आते हैं, आएंगे क्वेश्चंस। जैसे 26 जुलाई थर्ड शिफ्ट में ऐसे उसने 4 चीज़ें लिख दी थी, बोल दिया था इसमें रेवेन्यू रिसीट कौन सा नहीं है, फिर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था रेवेन्यू रिसीट कौन सा है, इस तरह से उसने क्वेश्चन पूछ दिया था। सिंपल, तो आपको पहचानना आना चाहिए। पहचानने के लिए क्या मैंने एक आपको फंडा दिया कि जो अक्सर जो पेमेंट होती रहती है, जैसे जो टैक्स हो गया, या फिर कोई तरह का मान लेते हैं चालान हो गया, या फिर मान लेते हैं कि फ़ाइन हो गया किसी चीज़ का, वही फ़ाइन चालान आप एक ही बोलो, फीस हो गई, ठीक है, और प्रॉफिट्स हो गया, डिविडेंड हो गया। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कहीं पे शेयर होल्डिंग होगी, जैसे मान लेते हैं कि ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, ये आपके दोस्त हैं, ये आपके तीसरे दोस्त हैं, आप तीनों लोगों ने मान लेते हैं एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। वो बिज़नेस में क्या होगा कि उसमें प्रॉफिट होने लगा मान लेते हैं, तो वो परसेंटेज में बटेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तीनों लोगों की 33% शेयर होल्डिंग थी, ठीक है, 33% तीनों लोगों की शेयर होल्डिंग थी, और 1% भगवान के नाम पे कर रखा था ठीक है। तो 30 जो भी प्रॉफिट होगा उसका 33% आपको मिलेगा, 33% इनको, 33% इनको, वो डिविडेंड कहलाता है। प्रॉफिट का जो शेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, तो वो भी अक्सर आता रहेगा। तो वो सब रेवेन्यू वाले बास्केट में आपके जाएंगे। और दूसरा पहचानने का तरीका है, इसमें एसेट कम नहीं होता है और ना ही लायबिलिटी बढ़ती है। गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को फाइन मिल रहा है, कौन सा उसका एसेट कम हो रहा है या फिर कौन सी उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर वो लोन ले रहा है तो वो भी दिखेगा, देखो वो पैसा आ गया, लेकिन वो तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, लायबिलिटी बढ़ गई तो इसमें आएगी। और फिर लोन हम रोज नहीं लेते हैं, जो कभी कभी करते हैं वो कैपिटल में आता है। और कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल में आपका जो कैपिटल रिसीट होती है डिक्रीज इन या तो एसेट होगा, या तो आपका एसेट कम हो रहा होगा, या इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा होगा। अब मैं आपको देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, अब आप मुझे एक एक करके बताइएगा आप इसको किस में रखेंगे, ठीक है। तैयार हैं सभी लोग, बताइए बताइए आप बोरोइंग्स, ठीक है, बोरोइंग्स बताइए आप, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट जिन लोगों को नहीं पता, विनिवेश इसको बोलते हैं। विनिवेश का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने मान लेते हैं जो शेयर्स हैं वो बेच दिए। जैसे कि कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मान लेते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल है, उसमें गवर्नमेंट ने अपना शेयर बेच दिया, प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया, तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। बताइए किस में आएगा ये, ठीक है। फिर आपको बताऊंगा कि किस में आएगा ये। फिर आप ये बताइए कि एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और एक 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 दैट इज़ एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। वैसे तो अब सारे सब मर्ज हो चुके हैं जीएसटी में, लेकिन फिर भी बताइए आप, ठीक है। तो बोरोइंग की अगर बात करें, बोरोइंग क्या होगा, बोरोइंग आप कभी कभी करते हैं, और बोरोइंग करते हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है। दोनों चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि ये कैपिटल रेसीट होगी, ये कैपिटल रेसीट होगी सर। डिसइन्वेस्टमेंट रोज रोज तो करते नहीं, आज इसको बेच दिया, आज इसको बेच दिया, आज इसको बेच दिया, जैसे आपको पैसे की ज़रूरत है ऐसे तो नहीं, आज घर बेच दिया, आज गहने बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। रोज रोज तो करते नहीं, जब बहुत कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तभी डिसइन्वेस्टमेंट करते हो। वैसे जो हमारी गवर्नमेंट है जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो सोचती है कि यार पैसे की ज़रूरत है और ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उतना कमा के दे नहीं रहा, तो इसको विनिवेश कर देते हैं। तो ये भी कैपिटल रेसीट में ही आएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आपका एसेट कम हो रहा है। मैंने
कैपिटल रेसीट में क्या बताया था, या तो एसेट कम होगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, क्योंकि आपने बोरो किया। यहाँ पे आपका एसेट कम हो रहा है, आपकी वो एसेट थी, आपने मान लेते हैं गवर्नमेंट का एसेट था वो गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसको उसने बेच दिया, ठीक है। बेच के तुम चूरन तो ले आए, लेकिन वो चूरन कब तक खाओगे, है कि नहीं। एंटरटेनमेंट टैक्स, ये एंटरटेनमेंट टैक्स तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिनेमा हॉल जाते हो तो एंटरटेनमेंट टैक्स पे करते हो, गेमिंग में एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, तो वो तो अक्सर टैक्स। और फिर हम लोगों ने देखा था ना, जो रेवेन्यू रिसीट था उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स ये भी एक तरह का टैक्स है, तो टैक्स वाले तो सारे रेवेन्यू में जाएंगे। सबको क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिसिट्स देखते हैं, रिसीट देख लिया, रिसीट में सब कुछ क्लियर हो गया। अब सॉरी एक्सपेंडिचर देखते हैं कि एक्सपेंडिचर आपके कितने तरह के होते हैं। सिंपल दो तरह के होते हैं, लेकिन उनको पहचानेंगे कैसे, कौन सा एक्सपेंडिचर कैसा। अब इतनी इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना कि वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जो हम रोज रोज करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो खर्चे आएंगे जो हम कभी कभी करते हैं, जो हम कभी कभी करते हैं। तो एक्सपेंडिचर हमारे दो तरह के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि इसको मैं हिंदी में अगर बोलूँ राजस्व खर्चा, ठीक है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं राजस्व खर्चा। जैसे वो राजस्व और रेवेन्यू रिसीट का मतलब था राजस्व प्राप्ति, ये हो गया राजस्व खर्चा। इसमें क्या होगा, इसके बस दो वो हैं, आपको दो चीज़ें चेक करनी है, अक्सर, ठीक है, ये अक्सर यानी कि बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहा होगा। और इसमें रेवेन्यू वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, ना तो आपका एसेट बढ़ रहा है, नीदर इंक्रीज इन एसेट नॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटी। मतलब ना तो ये एसेट बढ़ा रहा है, ना तो लाइबिलिटी को कम कर रहा है। वहीं अगर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाएगा पूंजी प्राप्ति हिंदी में, ठीक है, पूंजी प्राप्ति। इसमें क्या है, कभी कभी, वो आप समझ गया कि कभी कभी और अक्सर का मतलब क्या है, यानी कि कभी कभी वाले जो खर्चे हैं, रोज रोज वाले खर्चे नहीं हैं। और इसमें आपका एसेट बढ़ रहा है कुछ, या आप अपनी कुछ लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसको ज़रा करिएगा और बताइएगा कि किस किस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ। गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, यहाँ पे मैं ई और आर और सी लिखूंगा आगे, ठीक है। आर सी मतलब सैलरी आपका रेवेन्यू होगा या फिर कैपिटल होगा, ठीक है। सैलरी हो गई, ठीक है। और मान लेते हैं लोन जो किसी को दिया है, ठीक है, दिया ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर खर्चों की बात हो रही, लिया नहीं होगा, रिसीट वाला देख चुके हैं। इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है किसी को, ठीक है। और मान लेते हैं सैलरी हो गया, लोन हो गया, एक और लिखते हैं यहाँ पे। चलो इतने तीन करते हैं, फिर मैं आपको एक लोन और ग्रांट में कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हो सकता है, उसको क्लियर करेंगे। या फिर चलो ग्रांट भी लिख लो। ग्रांट क्या होती है, ग्रांट होती है किसी को पैसा देना इस बिना किसी पैसा लौटने की उम्मीद से, यानी कि वो आप पैसा इसलिए नहीं दे रहे हो ताकि आप उस पैसे से आपकी कमाई हो सके उसके इंटरेस्ट से। जैसे मैं अपने दोस्त को, या तो मैंने उसको ब्याज पे पैसा दे दिया कि ले भाई 5,000 रुपये ले ले और मुझे महीने का 200 रुपये ब्याज के तौर पे देते रहना। फिर दूसरे तरह का जो मैं पैसा दे सकता हूँ अपने दोस्त को कि मैंने देखा है ये दोस्त मेरा काफ़ी नीड में है, इससे क्या ही ब्याज लेना, मैंने कहा रखो यार पैसे, और पैसे भी रख लो तुम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पहले वाले केस में क्या था, पैसे तो चाहिए चाहिए, ब्याज भी देते रहना साथ में। दूसरे केस में पैसे ब्याज तो चाहिए नहीं, पैसे भी नहीं चाहिए, रखो। वो है ग्रांट, यानी कि किसी की आप ऐसे समझ सकते हो हेल्प करने के लिए। सैलरी मैं दे रहा हूँ, सैलरी तो रोज़ रोज़, मतलब गवर्नमेंट के लिए रोज़ रोज़ का मतलब क्या हुआ, हर महीने देने पड़ रही है, हर महीने देने पड़ रही है, रोज़ रोज़ अक्सर रेवेन्यू। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो इसको देख लो, क्या यहाँ कोई एसेट बढ़ रहा है, क्या कोई लाइबिलिटी कोई कम हो रही है, क्या नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। लोन कभी कभी दिया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऊपर से इससे एसेट बढ़ रहा है। एसेट क्यों बढ़ रहा है, मैंने किसी को लोन दिया, वो पैसा 5,000 रुपये मेरे पास ऐसे पड़ा था ना, मैंने उसको दे दिया तो कम से कम 200 रुपये हर महीने आ तो रहा है, तो मेरे लिए एसेट क्रिएट हो गया ना, एक पैसे कमाने का जरिया क्रिएट हो गया ना। तो लोन किस में आएगा, कैपिटल में आएगा, पूंजी प्राप्ति में, पूंजी खर्चे में आएगा। इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूँ, अब जैसे मैंने बताया आपको इंटरेस्ट आ रहा था रेवेन्यू वाले में, तो जाएगा भी रेवेन्यू से ही। क्यों, क्योंकि अक्सर होता रहता है। मैंने अगर 5 लोगों से फॉर एग्जांपल मैंने उधार ले रखा है,
तो वो तो मुझे हर एक ही लोगों से ले रखा है, छोड़ो 5 लोगों से, एक ही लोगों से लेकर हर महीने देना पड़ेगा ना उसको, तो मैंने ले रखा है। अब इंटरेस्ट यहाँ पे लेने की बात नहीं आ रही है, देने की। अगर इंटरेस्ट लेने की बात आती तो वो रेवेन्यू वाले में जाता, रेसीट वाले में जाता। रेसीट में आता है, एक्सपेंडिचर में जाता है। पढ़ क्या रहे हैं? एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट जा रहा होगा, यानी लोन मैंने लिया होगा किसी से, तभी तो इंटरेस्ट मैं किसी को दे रहा हूँ। और अगर मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि अक्सर देना पड़ेगा। रेवेन्यू। ग्रांट मैं दे रहा हूँ किसी को। अब ग्रांट में यहाँ पे थोड़ा सा वो है, क्या है? ग्रांट अगर मैं दूंगा, अगर आपके दिमाग में आए कि भाई जैसे लोन की तरह है ये, आपको दिमाग में आएगा इसमें, इसी क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है, इस वजह से थोड़ा फोकस करना कि लोन की तरह होता है ये। लोन तो कभी कभी दिया जाता है, ऐसा नहीं होता कभी कभी देते हैं, यानी कभी कभी वाला कैपिटल में जाएगा, और दे रहे हैं तो एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो ग्रांट भी तो ऐसे ही होगा। लेकिन ना, आपको ये मानना है कि दिल अपना बहुत बड़ा है, हमारी भारत सरकार का दिल बहुत बड़ा है। छोड़ो दिल विल की बात, उसके 28 राज्य हैं, ठीक है। अब लोन जब कोई मांगेगा तब गवर्नमेंट देगी, राइट? हमारे राज्यों को दे रही है लोन, ऐसे समझो। हमारे जो राज्य हैं वो मांगेंगे, जैसे केजरीवाल जी आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि लोन दे दो, तो ही देंगे ना। अपने आप तो देंगे नहीं, लोन लो हमको इंटरेस्ट रेट चाहिए, ऐसे तो होगा नहीं, ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो ज़्यादातर स्टेट तो लोन लेने से बचना चाहेंगे, क्योंकि उनको फिर इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, क्यों फालतू में। तो कभी कभी लोन देती है केंद्र सरकार, लेकिन जो ग्रांट है कि ऐसे ही है, मतलब पैसा कि ले लो और हमें नहीं चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में हिंसा होगा, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो गया, तो इन लोगों को क्या ग्रांट देती रहती है अक्सर, अक्सर ये काम होता रहता है, इसलिए रेवेन्यू में आएगा। फिर भी अगर कोई शक है ना, तो इसको इस तरह से याद कर लो कि जब मैंने किसी को लोन दिया तो उससे मुझे पैसा मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है मुझे, तो पैसा मेरे पास आइडल पड़ा हुआ तो मैंने दे दिया, वो देखो मेरे लिए पैसा कमा कमा के ला रहा है वो पैसा तो। लेकिन जब मैंने किसी को ग्रांट दे दी तो वो पैसा भी गया और इंटरेस्ट रेट भी नहीं आएगा, यानी कि उससे मेरा कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ। लोन से मेरा एसेट क्रिएट हो रहा था, कैपिटल में रख दिए थे। ग्रांट से मेरा कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, रेवेन्यू में रख देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक। अब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जितना डेवलपमेंट वाला आएगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ अलग से, जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपको आपके नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? सैलरी का पेमेंट, पेंशन जो दी जाती है हर महीने आपकी सब्सिडी भी दी जाती हैं, है ना। डिफरेंट टाइप की सब्सिडी गवर्नमेंट की रन हो रही हैं। कोई ग्रांट दे दिया, आप ग्रांट को ऐसे देखो, ऐसे समझो ग्रांट, फिर भी अगर ये तुम्हें याद नहीं हो पा रहा ना, ऐसे समझो ग्रांट एक तरह की सब्सिडी ही तो है। क्या वो गवर्नमेंट को वापस चाहिए? क्या नहीं चाहिए? ग्रांट ही तो है, तो उसको हम रेवेन्यू में रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, जो ग्रांट है वो सब्सिडी है एक तरह की, और सब्सिडी हर महीने देनी पड़ती है, इसलिए वो रेवेन्यू से जाएगा, ठीक है। और आप इसमें रख सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर बात करें तो जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया, अब गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाई तो एसेट बनाया सर, उसने अपना एसेट बनाया, है कि नहीं। अब उस पर टोल नाके होंगे, सब कुछ होगा, तो टोल नाके से पैसा मिलेगा। अब जो पैसा मिलेगा रेवेन्यू रेसीट होगा, वो क्यों? जो टोल से पैसा मिलेगा वो वो रेसीट होगा, किस तरह की रेसीट होगा? रेवेन्यू रेसीट होगा। क्यों? सोचो, क्योंकि टोल का पैसा तो हर महीने जा रहा है ना गवर्नमेंट को। तुम यहाँ से गए, टोल पड़ा, तुम पैसा दिए, फिर वापस तुम फिर आए, तुमने फिर टोल उससे टोल पैसा फिर टोल भरोगे तुम। टोल से हर महीने पैसा जा रहा है, बार बार पैसा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, और उससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, ना तो कोई उसका एसेट कम हो रहा है, रेवेन्यू रेसीट में जाएगा। यहाँ बात हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड आ जाएगा, कुछ भी कंस्ट्रक्शन बोल देगा, ब्रिज बोल देगा, बिल्डिंग बोल देगा, कुछ भी बिल्डिंग बनाएगा तो उसमें कुछ काम होगा ना, बिल्डिंग में कुछ काम हो रहा होगा जिससे कि गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखियो कि जो मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें आएगा, क्योंकि मेंटेनेंस हर महीने होता है। ब्रिज हर महीने नहीं बनते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस में हर महीने पैसे जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मेंटेनेंस की बात कर रहा है तो रेवेन्यू में जाएगा, और अगर बनवा रहा है कंस्ट्रक्शन तो कैपिटल में जाएगा, ठीक है। परचेज ऑफ लैंड,
या फिर मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड और मशीनरी। अब तुम गवर्नमेंट क्यों सोच रहे हो, खुद से सोच लो ना। लैंड तुमने खरीदी, अब लैंड का प्राइस तो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तुमने एसेट परचेज कर लिया, और लैंड रोज रोज तो खरीदते नहीं हो कि लो आज एक ज़मीन इधर ला के डाल दी इस महीने, फिर अगले महीने इधर डाल दी, अगले महीने उधर डाल दी, रोज रोज तो चलता नहीं है ऐसा। कभी कभी लेते हो, बट वो एक एसेट है। मशीनरी खरीदते हो, वो भी एक तरह का एसेट है जो कि आपको फर्दर प्रोडक्शन करके देगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया गवर्नमेंट का, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने या आपने, आपके पास 5,000 रुपये पड़े हैं, आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दी ना आपने, उससे आपको रोज रोज तो करोगे नहीं, और उससे क्या है कि आपको अब पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने 5,000 रुपये डाल दिए, तो मुझे हर महीने हो सकता है कि 300-500 रुपये ऐसे मिल जाते हैं, उससे ब्याज मिल जाता हो, ठीक है। लोन हो गया, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया। रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब समझते हो, देखो इसको ऐसे समझो, दो चीज़ हैं। लोन का एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और एक होता है उसका ब्याज, इंटरेस्ट। लोन का प्रिंसिपल अमाउंट मैंने किसी से लिया, रोज रोज लूंगा क्या? नहीं। रोज रोज दूंगा क्या? नहीं। कैपिटल। इंटरेस्ट रोज रोज हर महीने देना पड़ेगा क्या? हाँ। अगर मैंने किसी को लोन दिया तो क्या हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा क्या? हाँ। रेवेन्यू, समझ गए? तो अगर लोन का रीपेमेंट कर रहा हूं, इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। इंटरेस्ट अगर होगा तो यहाँ से इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो यहाँ रोज रोज पे करना है ना, तो अपनी बाईं वाली पॉकेट में खाली करूँगा। और अगर लोन देना है कि यार अब मेरे पास पैसे हो गए, इसको लोन चुकता करके अब ख़त्म करते हैं झंझट, तो एक बार आपने किया, वन टाइम ख़त्म झंझट, यानी। और इससे क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई। रेवेन्यू देख सकते हैं यहाँ पे, एसेट या तो बढ़ता है या लाइबिलिटी कम होती है। अब बताइए क्लियर है यहाँ तक? मैंने एग्जाम्पल सब बता दिया आपको। किसी का कोई डाउट? आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लें। सबको क्लियर हो गया ना? पहले ये तो कोई सिंगल स्टूडेंट यहाँ पे जिसको क्लियर ना हुआ अभी ये कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करेंगे और बेहतरी से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं, मुझे नहीं लगता आप गलत करोगे। सर ये स्टडी इन MTS एग्जाम वी गॉट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट 2 इकोनॉमिक क्लासेस। क्या बात है, क्रिस्टल क्लियर। ओके ओके ओके, गजब। सैन विश्वास सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट रेवेन्यू रिसीट, ये बोल सकते हैं सर कैपिटल? हाँ बोल तो सकते हैं, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा नहीं। लेकिन आप ये कहीं ना कहीं सैन विश्वास आपने जो दिमाग लगाया वो ठीक लगाया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लोन किसी से लोन फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, तो लिया तो कैपिटल रिसीट में। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैंने लोन किसी को दिया तो जो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा वो रेवेन्यू रिसीट में मिलेगा, बिल्कुल है। क्लियर? ओके। नॉन प्लान्ड और प्लान्ड वाला, बिग ब्रदर जी, प्लान्ड और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पहले होता था, फिर हमारी एक कमेटी बनी थी सी रंगराजन कमेटी, तो मोदी गवर्नमेंट ने उससे वो कर दिया, ठीक है। अभी उसको भी देखेंगे। भैया ग्रांट में लाइबिलिटी बढ़ती है क्या? लाइबिलिटी तो नहीं बढ़ी। देखो ग्रांट में आपकी लाइबिलिटी तो एक तरह से ना, तो लाइबिलिटी अगर देखें तो रेवेन्यू, ये जो ग्रांट आपने मान लेते हैं लिया है कि दिया, किसकी बात कर रहे हैं? अगर आपने ग्रांट लिया है तो फिर आपका कुछ नहीं, ग्रांट मिल गया। सिंपल, अगर मुझे ग्रांट मिल गया तो ग्रांट मुझे हमेशा मिलता रहता है, ना तो मुझसे मेरा उससे एसेट कम हुआ, ना तो लाइबिलिटी बढ़ी, तो उसको मैंने रेवेन्यू साइड में रखा, रेवेन्यू रिसीट में रखा। आज जब मैंने किसी को ग्रांट दिया तो ग्रांट देने से क्या मेरी एसेट बढ़ गई क्या? मेरी लाइबिलिटी कम हो गई क्या? कुछ नहीं हुआ, ना तो एसेट बढ़ा ना तो लाइबिलिटी घटी, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखा। अब बात कर लेते हैं और किसी का। आकांक्षा दुबे, लाइबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि आपने मेरे से उधार ले लिया तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, पैसा तो आपके पास आ गया, बैंक अकाउंट में दिखेगा, देखो मिश आकांक्षा दुबे जी के पास 50,000 रुपये आए हैं, 50,000 रुपये। लेकिन वो 50,000 रुपये आपको ही पता है कि वो कैसे 50,000 रुपये आपको भरने हैं, वो लौटाने तो है ही, प्लस ब्याज भी हर महीने देना है, ठीक है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी में आएगा? अर्नब साहा जी, ये क्या लिख रखा है मैंने, हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वही, अब बार बार अब कुछ डाउट है नहीं तो वही आप बार बार चीज़ें पूछ रहे हैं। देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, ये तो जो हमने समझने वाली चीज़ें थी वो समझ ली। अब जो सिंगल लाइनर कभी कभी रख देता है, ये बताओ तो पहला बजट किसने दिया, दूसरा किसने दिया, सबसे ज़्यादा किसने दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों दिया, वो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिसिट पे आएंगे, बजट डेफिसिट पे, ठीक है। यहाँ पे एक स्लाइड क्रिएट करनी पड़ेगी,
ये सारी चीज़ें बताने के लिए चलो, तो सबसे पहला बजट, सबसे पहले जो बजट होता है ये आपको पता होना चाहिए, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 जो है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है हमारा बजट होता क्या है, पूरा बही खाता होता है और इससे हम पैसा निकालते हैं अपने पर्स से, जो गवर्नमेंट का पर्स होता है ना। तुमको याद आ रहा है कुछ आर्टिकल 266, 266, 267, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक निधि। तो मैंने तुम्हें बताया होगा कि गवर्नमेंट को अगर पैसा निकालना है इससे, CFI से, जहाँ टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा आता है, तो उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होती है और एक बिल पास करवाना होता है, अप्रोप्रिएशन बिल, तभी पैसा निकाल सकता है वो। 260 ये पब्लिक अकाउंट में आता है, जुडिशियल डिपॉजिट वाला पैसा, जैसे कि अगर तुमने फ़ाइन दे दिया किसी कोर्ट में, कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया, तुमने जो फ़ाइन वगैरह दोगे, रेमिटेंस वगैरह, वो सब इसमें आता है। ठीक है, चलो अभी ये देखते हैं कि पहला बजट वगैरह, बजट में क्या मैं बताना चाह रहा था। हाँ, बजट प्रेजेंट कौन करता है सबसे पहली बात तो, और बजट को प्रिपेयर कौन करता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे बजट को प्रिपेयर कौन करता है, एंड देन बजट को प्रेजेंट कौन करता है। तो प्रिपेयर करने का काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है कमेंट में जल्दी से बताएंगे। प्रेजेंट करने का हमारा काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। होता क्या है, अभी करंट टाइम पे जनरल बजट और रेलवे बजट दोनों मर्ज हो चुके हैं। पहले ऐसा नहीं था, आपने देखा होगा लालू यादव जी को हमारे, वो रेलवे बजट रखते थे, जनरल बजट कोई और रखता था। क्यों? क्योंकि पहले जनरल बजट और रेलवे बजट अलग अलग होता था। एक्चुअल में ये कहानी बहुत पुरानी है, 1900 साल 1921 की कहानी है ये। जब हमारे एकवर्थ भैया की एक कमेटी बैठी थी, एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या किया गया था कि जनरल बजट और रेलवे बजट को अलग अलग कर दिया गया था। जनरल बजट ये कहलाया और ये कहलाया रेलवे बजट, जनरल बजट और रेलवे बजट। फिर हुआ क्या, ईयर 2016 में, जी हाँ अभी लेटेस्ट में ही, एक कमेटी बैठी, विवेक देबरॉय कमेटी। उसकी रिकमेंडेशंस पे, विवेक देबरॉय DEBROY कमेटी के रिकमेंडेशन पे इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि जो जनरल बजट है और जो रेलवे बजट है, अब उसको अलग अलग नहीं, कॉमन ही प्रेजेंट किया जाता है बाय दी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे मुझे फाइनेंस मिनिस्टर लिखना था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिख दिया। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। जो मेरी कौन है अभी करंट में आप बताएंगे। तो पहला वाला हमारा किसने किया, गेस करिए किसने किया होगा, जो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। तो जो फर्स्ट बजट है वो किसने प्रेजेंट किया हमारे, वो किया पहले हमारे जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे षणमुखम चेट्टी। पढ़ चुके हैं पॉलिटी में सारी चीज़ें ये, कि पहले कैबिनेट में कौन कौन मिनिस्टर था। ज़रा बताइए, पहले कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर कौन था और पहले कैबिनेट में दी ओनली फीमेल मिनिस्टर कौन थी, और उन्होंने कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड किया था, ये बताइए। और पोर्टफोलियो सिस्टम अगर किसी स्टूडेंट ने ये बता दिया तो सीधे बता रहे हैं तुमको, अभी कोई मंत्रालय दिला देंगे अभी हम सीधे मोदी जी से बात करके, कि किस में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, कौन से एक्ट ने। एक्ट है ना 1773 का एक्ट, 1833 का, 53 का, पिट्स इंडिया, कौन सा एक्ट था, ठीक है ये बताइए। हिंट देते हैं वो काउंसिल एक्ट था, चार्टर एक्ट नहीं था। आप बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट बजट और सेकंड बजट जो है, सेकंड बजट ये उन्होंने दिया था जिनकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टिमेट कमेटी का गठन किया गया। बताइए कौन सी कमेटी थे वो, कौन होंगे, किन्होंने प्रेजेंट किया होगा। मैं बता रहा हूँ उनकी कमेटी बनी थी एक, जिसके रिकमेंडेशन पे एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, जिसमें कि 30 मेंबर होते हैं, ऑल फ्रॉम दी लोकसभा होते हैं। 1950 में गठन हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस उस कमेटी का, और वो बनी थी जॉन मथाई जी के कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो दूसरा बजट इन्होंने दिया। मोस्ट नंबर ऑफ बजट प्रेजेंट करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर, उनका क्या नाम है। तो मोस्ट नंबर ऑफ जो बजट हमारे दिए, एम से मोस्ट और एम से मोरारजी देसाई, 10 बार प्रेजेंट किया इन्होंने। पी चिदम्बरम 9 बार, पी चिदम्बरम, ठीक है 9 बार। हमारे प्रणब दा, ठीक है, जो भारत रत्न जिनको मिला था 2019 में, प्रणब मुखर्जी हमारे, इनको भी इन्होंने 8 बार प्रेजेंट किया, ठीक है। 10 बार मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम 9 बार। तो मोस्ट नंबर वाला आपको ये पता होना चाहिए।
और अगर यहाँ पे बात करें और तो कुछ ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। बस ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी, फ्यू टिट्स एंड बिट्स जो आप समझ गए। कैपिटल रेवेन्यू समझ गए। अगेन रिवाइज करते हैं, आंख बंद, सबकी आंख बंद होनी चाहिए। रेवेन्यू में अक्सर 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 पैसा आता है, कभी हमें इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट का हो गया। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये रसीट है कि एक्सपेंडिचर है। अक्सर वाले पैसे में रसीट भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। ये अक्सर वाली पॉकेट है तो इंटरेस्ट का पेमेंट या फिर इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना, ठीक। सैलरी जो गवर्नमेंट दे रही है सबको, पेंशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, ग्रांट दे रही है, ये सब रेवेन्यू में आ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट को नॉन टैक्स का जैसे फाइन का पैसा मिल रहा है, वो सब रसीट में आ रहा है, क्योंकि अक्सर मिलता रहता है इसलिए उसका पैसा है। अब मैं तुमसे बोल दो कि टोल का पैसा बता दो, कुछ भी पूछ ले, तुम्हें पता है ना बेसिक पैरामीटर तुम्हारे क्या है क्लासिफिकेशन के, खत्म बात। कैपिटल में क्या है, कभी कभी मैंने ठीक है, तो कभी कभी वाला, जैसे कि लोन का पैसा हो गया, लोन का पैसा कभी कभी आता है, लोन का पैसा आप देते हो किसी को, कभी कभी देते हो, तो वो आपका आएगा कैपिटल में। आपने गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, कभी कभी बिल्ड करती, रोज़ तो बिल्ड करती नहीं है, जब इतनी मांगे की जाती तब जाके कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बिल्डअप होता है। किस में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा वो। क्यों, क्योंकि वो एक एसेट क्रिएशन हो रहा है, गवर्नमेंट अपने एसेट को बेच रही है, एसेट क्रिएट कर रही है, तो भी कैपिटल रसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो बना रही ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, बनाने में पैसा लगता है, लग तो रहा है अभी, लेकिन कल को रिटर्न आएगा, यानी वो हमारा एसेट है। गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, वो उसमें आएगा। गवर्नमेंट अपने जो उसने इंफ्रा बनवाया उसको सेल कर दिया, बेच दिया। रोज़ रोज़ तो बेचती नहीं है, और बेचती है उससे उसकी एसेट कम हो रही है, एसेट कम होती है, और कभी कभी होता है तो कैपिटल रेसीट में आता है, ये भी कैपिटल में जाएगा। क्लियर है। और फिर हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें देख ली। अब हम देखते हैं डेफिसिट क्या होते हैं। डेफिसिट, घाटे बोलते हैं इसको, घाटे। सिंपल सी बात यह है कि जब गवर्नमेंट बजट लेके आती है तो अगर रेसीट यानी कि इनकम गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर्ड टू एक्सपेंडिचर, खर्चे, तो ऐसे टाइप ऑफ बजट को बोलते हैं सरप्लस बजट। ऐसे को क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट बोलते हैं। और जहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे ज़्यादा होते हैं इनकम से यानी कि रेसीट से, उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। और इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो सदियों से डेफिसिट बजट ही कर रही हैं। डेफिसिट मतलब जहाँ पे आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। भाई घाटा तो तभी होगा ना आपके खर्चे ज़्यादा इनकम से। ये डेफिसिट डिफरेंट टाइप के होते हैं जिस पे आपके एसएससी क्वेश्चन फेंक देती है। फिजिकल डेफिसिट बता दो, प्राइमरी डेफिसिट बता दो, ये सारे होते हैं। अब देखते हैं डेफिसिट होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले होता है भाई बजटरी डेफिसिट होता है। मोटा मोटा हमने बोल दिया बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट मतलब मोटा मोटा हमने ये बोल दिया इतना पैसा आया मतलब रेवेन्यू रेसीट, कैपिटल रेसीट, माइनस इतना पैसा गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूछता भी नहीं है उतना ये बजटरी डेफिसिट, लेकिन मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा रखा। और ये सर पतला पतला भी होता है क्या? हाँ होता है पतला पतला। देखो इसको अभी पतला पतला करते हैं, कांटा छाटी इसमें मचाते हैं। दूसरा टाइप है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। अब नाम में ये रेवेन्यू वाला डेफिसिट, रेवेन्यू वाला घाटा, तो क्या करेंगे, रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर उठाएंगे, रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर उठाएंगे और घटा देंगे रेवेन्यू वाले रेसीट से, खत्म बात। तीसरा होता है, यानी इसमें कटाई छटाई कर दी ना, ये मोटा मोटा तो कटाई कर दी ना हमने, कैपिटल वाले हेड को हटा दिया ना पूरा। अब यहाँ पे फिस्कल पे आ जाओ। फिस्कल डेफिसिट बजटरी डेफिसिट की तरह होता है लेकिन कुछ अंतर है। देखो टोटल एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा हुआ एक तरफ लिखो, घटा दो टोटल रेसीट से। टोटल रेसीट लिख दूं या टोटल नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रेसीट लिख दूं, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रेसीट। अभी ध्यान से इस पर जरा फोकस बनाए रखना। नहीं आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर वो फिस्कल डेफिसिट वाला प्लीज रिपीट, है ना, तो इस वजह से अभी देख लो। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट। ये लिख सकता हूं ना, क्या है इसका मतलब। या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस
माइनस माइनस वही सेम चीज़ ही आ जाएगी जो मैंने पहले लिखी थी, इसमें फिर कोई ज़्यादा अंतर आए। अरे यार क्या हुआ, कौन सी बटन दब गई यार, ये सारा कुछ उड़ गया। चलो मैं जल्दी से फिर से लिखता हूँ। पहला वाला हम लोगों ने देखा था बजटरी डेफिसिट, ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा था बजटरी डेफिसिट, दूसरा देखा था रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, और तीसरा देखा हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन, यहाँ पे ये पहली वाली जो आखिरी वाली मैंने डेफिनेशन बताई थी उसी को यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ और फिर इसको समझा देता हूँ ये है क्या। टोटल एक्सपेंडिचर सारे खर्चे प्लस रेवेन्यू रसीट्स, ठीक है, माइनस रेवेन्यू रसीट प्लस नॉन डेप्ट, नॉन, क्या हो रहा है ये, प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं, वही जिसके चक्कर में ये सब हो गया, रेवेन्यू रेसीट माइनस, या फिर टोटल रेसीट माइनस डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट। अब इसका मतलब क्या वो समझ लो। ये तो मोटा मोटा हो गया था भाई, उठाया एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, उठाया रेसीट। ये क्या था, कैपिटल वाले को देखा ही नहीं और रेवेन्यू वाले को ही देखा। अब इस पर भी मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग कन्फ्यूजन है, तो ये इतने तरह के डेफिसिट क्यों निकालते हैं, एक तरह का सीधे सीधे मोटा मोटा ही क्यों नहीं कह देते कि इतना घाटा हुआ, ये क्यों कर रहे हैं घाटा और क्यों निकालते हैं, सब कारण है इसके पीछे, वो भी देखेंगे कारण, ठीक है, रो मत। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट बार बार पूछता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछता है, राजकोषीय घाटा बोलते हैं। देखो अब मैंने तुमसे बोला बेटा बताओ तुम्हें इस महीने कितना घाटा हुआ, तो बोले सर कि इस महीने जो है Dream11 में पैसा लगाए थे। ठीक है, तो पैसा तो लगाए थे हम 100 रुपये, या फिर पैसा तो पैसा मान लेते हैं कि सर पैसा तो हमें मिला इस महीने 5,000 रुपये हमने इस बार Dream11 से कमाया, ठीक है, इस महीने का हमारा ये था 5,000, मतलब डिफरेंट जो हमारे, एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय Dream11। तो Dream11 और बहुत सारे जो फैंटेसी हम खेलते हैं, फैंटेसी लीग्स, तो उसमें 5,000 रुपये कमाया। मैंने कहा वाह, बोलते हैं लेकिन सर वाह वाली बात तो नहीं है, उधार भी लिए थे हम बहुत सारा। उधार कितना लिए थे बेटा, तो उधार या फिर बोल सकते हैं कि खर्चे, मतलब सर खर्चे भी थे, और मतलब 5,000 रुपये कमाए, और सर हमारी कमाई कोई साधन नहीं, वही फैंटेसी करते रहते हैं। इस महीने 5,000 रुपये फैंटेसी से किए। हमने बोला खर्चे सर टी शर्ट खरीदे थे इस महीने, जूते खरीद लिए थे सर इस महीने। अच्छा ठीक है, और कुछ, तो तुम बोले सर हाँ सर एक चीज़ तो और है। तो तुम्हारे क्या हुआ कि तुम्हारे खर्चे वर्चे सब मिला के आया कि सर हमने इतने के जूते खरीदे, इतने के शर्ट खरीदे, और इतने में उसका रिचार्ज करवा दिया, अपना करवाया, उसका भी साथ में लगे हाथ करवा दिया, और तो इस तरह में हमारा हुआ 4,000 बैठा। तुमने कहा सही यार, 1,000 रुपये तो फिर भी प्रॉफिट में हो। लेकिन तुमने बताया सर पता है 2,000 लोन लिए, 2,000 पैसे लिए थे, तभी Dream11 पे फैंटेसी खेल पाए थे। तो तुम्हारा अगर हम देखें तो इसको, इस 5 जो तुम्हारे में आया था, ठीक है, ये जो 5,000 है जो तुम्हारी इनकम हुई है, तुमने इसमें क्या किया था, एक्चुअल मुझे ये बोलना चाहिए था, जो 5,000 आपने लिया ना, मैंने बस आपसे इतना बोला कि आप मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। तो आपके बैंक स्टेटमेंट में मैंने ये देख पाया कि 5,000 रुपये आए हैं आपके पास, लेकिन फिर आपने मुझे बताया कि 2,000 रुपये जो है ना सर, वो तो मैंने उधार लिए थे। बस दिक्कत ये हो गई, आए तो हैं लेकिन वो उधार वाले हैं। तो क्या इसको जोड़ना सही रहेगा क्या, ना, एक्चुअल में तुम्हारी इनकम तो 3,000 है, यानी घाटे में चल रहे भैया तुम 1,000 रुपये के। वही है ये, ध्यान से देखो जरा यहाँ पे कैपिटल रेसीट में कैसा पैसा आ रहा था। कैपिटल रेसीट में तो वो पैसा आ रहा था जो आपने बोरो वगैरह किया है। गवर्नमेंट ने अगर अपने एसेट की सेल कर दी है, कुछ उधार लिया किसी दूसरे देश की सरकार से, मान लेते हैं हमारी देश की सरकार ने उधार ले लिया है, तो आप क्या उसको भी रेसीट में गिन लोगे क्या, नहीं। तो इसको घटा दो भैया, कैपिटल रेसीट में ही हमारे डेप्ट क्रिएटिंग का मतलब जो हम पे लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और लाइबिलिटी क्रिएट करने वाले, डेप्ट क्रिएट करने वाले, उधार क्रिएट करने वाले जो हमारा पैसा है वो कैपिटल वाले हेड में आता है, कैपिटल रेसीट में आता है। इसलिए मैंने लिखा कि एक्सपेंडिचर टोटल ले लो, ठीक है, माइनस टोटल रेसीट में
टोटल रेसीट तुम ले लो, लेकिन उस रेसीट में जो डेप्ट क्रिएटिंग वाला कैपिटल रेसीट है, एक कैपिटल रेसीट तो मेरा ये भी हो सकता है ना, मैंने गवर्नमेंट ने अपने पीएसयू की सेल कर दी तो भी पैसा आ रहा है, लेकिन उसे डेप्ट नहीं बढ़ रहा है। क्या ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को कुछ उसमें पैसा देना बाद में ना, बोरोइंग करिए वो देना पड़ेगा, तो वो उसको हटा देना आप। उसी को रिप्रेजेंट करने का ये डिफरेंट तरीका है। रेवेन्यू रेसीट सारी ले लो और वो रेसीट लो कैपिटल वाली जो डेट ना क्रिएट कर रही हो। तो कोई इसको समझो, सिर्फ रटने मत बैठ जाना फिस्कल डेफिसिट को, और मैंने कायदे से समझा दिया इसको आपको कि इसका मतलब क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर सारा खर्चा, खर्चे में मेरा कोई इस तरह का डेट क्रिएट नहीं हो रहा, तो डेट नॉन डेट की कुछ बात ही नहीं है। डेप्ट का मतलब समझते हो ना, कि आप पे बर्डन बढ़ रहा है। बर्डन किसी चीज़ का बर्डन कब बढ़ता है, जब लोन लेते हो। लोन वाला कहाँ पे आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है। तो जो बर्डन वाला है वो हटा देना, क्योंकि वो आपकी एक्चुअल में इनकम नहीं है, वो फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब इसमें एक और आता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ये आपने पक्का देखा होगा, अगर आपने PYQs देखा होगा, फिर आप PYQ सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो 100% आपने देखा होगा ये चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। और ये सब हम डिफरेंट तरह के डेफिसिट को कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं, क्यों एक डेफिसिट कैलकुलेट करके बात को ख़त्म नहीं करते हैं। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और एक तरह का और होता है, आखिरी तरह का ये डेफिसिट है, दैट इज़ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इससे मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है एसएससी में। एसएससी मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखे हैं, बार क्वेश्चन देखे हैं, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में पूछ लेता है क्या घटाना है फिस्कल डेफिसिट से, तो प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा, तो तुम बोलोगे इंटरेस्ट पेमेंट घटाना है। अब इंटरेस्ट पेमेंट क्यों घटाना है, क्या होता है, अभी देखते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट में जब आप ग्रांट गिवन फॉर कैपिटल जनरेशन, हमें बोल सकता हूँ ग्रांट गिवन फॉर डेवलपमेंटल पर्पस। अब देखो ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट इसलिए दिखाती है, इसलिए वो करती है ताकि वो तो गवर्नमेंट तुमको ये बता सके, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू वाला घाटा है, रेवेन्यू वाले हेड में घाटा है, रेवेन्यू वाले हेड में घाटा है, ताकि तुम्हें गवर्नमेंट ये बता सके घाटा है, मानिए हम पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं सैलरी में, पेंशन में, तुमको सब्सिडी दे रहे हैं, तुमको ग्रांट दे रहे हैं, तुमको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन तुमने बदले में हमें क्या दिया, क्या दिया। इस तरह से गवर्नमेंट डायलॉग मारती है, रेवेन्यू वाला डेफिसिट दिखा के अपने ऊपर का जो बोझ है वो कम करने की कोशिश करती है, और ये बोलती है कि देखो हम तुम्हें सैलरी पेंशन ये सब ज़्यादा दे रहे हैं, इस वजह से घाटा हो रहा है। सीधे सीधे बोल देगा कितना घाटा हो रहा है तो सब सरकार को गरियाएंगे, तो वो अपना बचने के लिए ये दे दिया। और फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा एक्यूरेट मेजर होता है गवर्नमेंट के डेफिसिट का। ये एक्यूरेट मेजर होता है कि आपने सारे एक्सपेंडिचर को ले लिया, सारे रेसीट को ले लिया, और रेसीट में वो नहीं जोड़ा जो आपके डेट क्रिएट कर सकती है। सिंपल है। प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी में आप इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हो। क्यों घटाते हो और क्यों ये प्राइमरी डेफिसिट क्रिएट करने की जरूरत पड़ी जब फिस्कल डेफिसिट था। इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है जो आपने पीछे लोन लिया था कभी, आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा बताओ फाइनेंशियल ईयर कब से कब चलता है, तो अपने मान लेते हैं मैंने आज मैं किसी को जाके लोन इंटरेस्ट दे रहा हूँ, भाई ये लो, तो ऐसा थोड़ी ना कि मैंने इसी फाइनेंशियल ईयर लोन लिया होगा, पिछले साल भी तो लिया होगा, लोन लिया होगा, और इंटरेस्ट तो हर महीने देना पड़ता है, तभी तो हर महीने, क्योंकि अक्सर देना पड़ता है, इसलिए वो रेवेन्यू वाले साइड में आ रहा था। खैर वो छोड़ दो। ये है कि मतलब गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं वो पिछले वाला जो लोन लिया था उसके लिए कर रहे हैं, इसको इस फाइनेंशियल ईयर में मत जोड़ा जाए। तो प्लीज़ यार हम रो के बता रहे हैं, इसको हटा दो, नहीं तो हम और रोने लगेंगे। तो गवर्नमेंट एक तरह से डिफरेंट तरीके होते हैं डेफिसिट को दिखाने के, ताकि वो दिखा सके कि देखो हमारा घाटा है तो, लेकिन ये इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने पहले लोन लिया था ना उसका है, इस साल हमने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, ये बताना चाह रही है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का बड़ा भाई है। उसने बोला कि तुमने घटा तो दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट, एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा है और रेसीट कम है इसलिए डेफिसिट हो गया। लेकिन तुम ये भी तो सोचो, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे कि कोई भी चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, एक सेकेंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप ये भी तो देखो कि अगर हमने कोई ग्रांट दिया, ठीक है, जैसे कि हमने रेवेन्यू हमारा ये जो डेफिसिट है वो क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेसीट कम है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि जो हमने ग्रांट दिया उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो गिन लिया, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने किसी राज्य सरकार को ग्रांट दिया और उसने उससे अपना बिल्डिंग बनवाया, स्कूल बनवाया, रोड बनवाया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया,
तो उससे तो कैपिटल का जनरेशन हुआ ना, वो तो एक एसेट क्रिएट हुआ ना, तो घटा दो उसको फिर, बस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बन गया, ख़त्म बात। ये डिफरेंट तरह के हमारे डेफिसिट होते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होंगे कि डिफरेंट तरह के हमारे डेफिसिट क्या होते हैं, क्यों गवर्नमेंट इनको कैलकुलेट करती है। ठीक, 31 मार्च टू 1 अप्रैल बिल्कुल बात सही है। ठीक है, 31 मार्च आखिरी और आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, अब आते हैं टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया पे। अच्छा, मुझे समझ आ गया, ओके। बिल्कुल कैपिटल में इन्वॉल्व हो गया शाश्वत, बिल्कुल कैपिटल, ये तो कैपिटल जनरेशन में इन्वॉल्व हो गया भैया आपका पैसा, ये तो ये जो आपने ग्रांट दिया। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 बिल्कुल सही चंदन, आपका आंसर है। जो अभी मैंने पूछा था कि पोर्टफोलियो सिस्टम किससे क्रिएट हुआ था, इंडियन काउंसिल्स ऑफ एक्ट ऑफ 1861, कैनिंग था इस समय, बिल्कुल बात सही है। और 1861 से क्या हुआ था, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो वाइस रॉय को दे दी गई थी, ऑर्डिनेंस वो अध्यादेश जारी कर सकता था, और इससे ही हमारा डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी भी स्टार्ट हुई थी। ठीक है सर, परसों से डाउट पूछ रहे हैं, बता ही नहीं रहे, मतलब क्या डाउट है, डाउट तो बताओ। अब डाउट की जगह सोचो वही लिख देते आप, तो मैं बता ना देता। अब जैसे मैं अब फिर पढ़ाने स्टार्ट कर जाऊँगा, आप डाउट पूछोगे, थोड़ी देर में आएगा, अब मैं रुक तो सकता नहीं हूँ, है ना, तो आप आखिरी में ज़रूर पूछना है इसको। ठीक है, भूलने के पूरे चांस हैं अनुश्री, बिल्कुल सही बात है, भूलने के पूरे 100% चांसेस हैं अगर आपने रिवीजन नहीं किया। लेकिन अगर विदिन 24 आवर्स अगर आपने इसका रिवीजन कर लिया तो हमेशा कभी भी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे, क्योंकि समझाना मेरा काम है, रिवाइज करना आपका काम है। अब यहाँ पे टैक्सेशन पढ़ते हैं। टैक्सेशन क्या होता है, तो टैक्सेशन टैक्स होता है, और क्या होता है, तो टैक्स जो होता है हमारा 2 तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, या फिर टैक्स ऐसे समझ लो 2 तरह का, प्रोग्रेसिव ना, तुम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझो। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट वो होता है, क्या होता है, बहुत ही क्विकली देखो, विद नो टाइम वेस्टेज। डायरेक्ट वो होता है जो आपको डायरेक्टली पे करना होता है गवर्नमेंट को, डायरेक्टली पेड टू दी गवर्नमेंट। दूसरा इसका क्या है क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन है कि इसमें डायरेक्ट टैक्स में इट कैन नॉट बी पास्ड, इट कैन नॉट बी पास्ड टू समवन एल्स। अब इन पे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, टू समवन एल्स, किसी पे पास नहीं हो सकता है। ये एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये कैसा टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। यहाँ पे क्या है, नॉट डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट, नॉट डायरेक्टली पेड, इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर, इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, और इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। ठीक है, नॉट डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट है इट कैन नॉट बी, इट कैन बी पास्ड। ठीक है, इट कैन बी पास्ड टू समवन एल्स, टू समवन एल्स। ये आपका है रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। अब इसको समझो आराम से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। मैं इनकम करता हूँ, मान लेते हैं साल का 6 लाख, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 6 लाख मैं करता हूँ। तो गवर्नमेंट के स्लैब्स बन रखे हैं, क्या स्लैब्स बन रखे हैं कि 0 से लेके 3 लाख तक, छोड़ो अभी स्लैब, तो गवर्नमेंट ने बोला टैक्स आपको भरना है। तो ये जो टैक्स है मुझे ही भरना पड़ेगा और डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मैं किसी और को पास ऑन नहीं कर सकता हूँ कि ये टैक्स उनसे ले लीजिए, इनसे ले लीजिए, या फिर मैंने अपने स्टूडेंट पे लगा दिया कि स्टूडेंट इस टैक्स को भरे मेरे, ना, मुझे ही भरना पड़ेगा। नॉट डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। एग्जाम्पल GST, आप लेने गए क्या, आप लेने गए, मान लेते हैं खरीदने गए, क्या खरीदने गए, आप मान लेते हैं कि फ़ोन खरीदने गए। ठीक है, फ़ोन में आपको GST देना पड़ेगा। छोड़िए, चलो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप टी-शर्ट खरीदने गए, जब टी-शर्ट बन रही होगी, ठीक है, जब टी-शर्ट बनी होगी तो वहाँ पे बन के जब निकली होगी वहाँ से वेयर हाउस से GST देना होगा, मतलब GST देना पड़ा होगा। ठीक है, फिर जब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आई, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, मान लेते हैं इसको बनवाई पड़ी 100 रुपये, टी-शर्ट की बनवाई इसको 100 रुपये पड़ी। ठीक है, इसने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला बेटा
₹50 GST दे दो हमको ज़रा जल्दी से। तो इसने बोला डिस्ट्रीब्यूटर को, लो बेटा 150 रुपये में हम तुमको टी शर्ट देंगे। क्यों? क्योंकि 50 रुपये में GST देना पड़ा है, ठीक है। जब ये दुकानदार तुमको दे रहा होगा तो इस गवर्नमेंट बोलेगी बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 80 रुपये GST दे दो जरा, पहले निकाल दो तब दो। तो बोलेगा ये कस्टमर को यानी कि तुमको बोलेगा कि ये लो 230 में टी शर्ट। क्यों? क्योंकि 80 रुपये GST पड़ा है। यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, क्या इसने डायरेक्टली पे किया? क्या सॉरी मतलब जो आपने ख़रीदा आपने GST पे किया, लेकिन क्या आपने डायरेक्टली पे किया क्या गवर्नमेंट को? ना, आपने इन भाई साहब को दे दिया, इन्होंने पे कर दिया होगा GST। दुकानदारों को करना होता है, इनको दे दिया होगा, इन्होंने कर दिया होगा। आपने डायरेक्टली पे किया? नहीं किया। क्या आप इसमें ये पास हुआ टैक्स? बिल्कुल हुआ। इसने इसको पास ऑन किया, इसने इसको पास ऑन किया, टैक्स पास ऑन हो गया। रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? अब आ जाते हैं टैक्स स्लैब्स पे। गवर्नमेंट ने बोला है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जिसकी इनकम 0 to 3 लाख है, नो टैक्स, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 10% टैक्स पे करना है। आपकी इनकम 10 लाख से 20 लाख के बीच में तो आपको 15% टैक्स पे करना है, या फिर 20% टैक्स पे करना है। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे आप पे टैक्स पे बढ़ता जा रहा है, टैक्स बर्डन बढ़ता जा रहा है, ताकि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सके? इक्वालिटी को प्रमोट कर सके। इससे इक्वालिटी कैसा आपको सुनने में लग रहा है? प्रोग्रेसिव थिंकिंग। हम बोलते हैं ना प्रोग्रेसिव थिंकिंग, रिग्रेसिव थिंकिंग। तो प्रोग्रेसिव मतलब वो बढ़ रहा है, जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है सो वैसे टैक्स ही बढ़ रहा है। हो रहा है कि नहीं? जो एकदम ही लोअर ब्रैकेट में, जो उनको टैक्स के दायरे से बाहर ही रखा है, जिसकी इनकम बिल्कुल मान लेते हैं वो साल का मान लेते हैं 1 लाख अगर कोई कमा रहा है साल का, तो उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई 10 लाख कमा रहा है, पड़ेगा। जो 1 करोड़ कमा रहा है बहुत पड़ेगा, उस पर ज़्यादा पड़ेगा। ये सारी स्लैब्स बनी हुई हैं, इसीलिए बनी हुई हैं ताकि ज़्यादा इनकम तो ज़्यादा टैक्स, यानी प्रोग्रेसिव है। रिग्रेसिव में क्या है? रिग्रेसिव में जो टी शर्ट खरीदी 230 रुपये की, ये चाहे मैं खरीदूँ, चाहे आप खरीदो, चाहे ये अडानी जी आके खरीदें, चाहे मोदी जी आके खरीदें, कोई भी खरीदे, इस सब के लिए उतना ही GST पड़ेगा, सब पे समान है। इसमें अगर आप देखो तो बेचारे जिसकी सबसे इनकम कम होगी उसको ज़्यादा वो पड़ेगा ना, जिसकी इनकम सबसे कम होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई मान लेते हैं आप हैं, तो अभी आप मान लेते हैं बहुत ज़्यादा कुछ इनकम नहीं करते हैं, ठीक है, आपके लिए 230 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी ना। फॉर एग्जांपल अडानी जी, उनके लिए क्या है 230 की वैल्यू? कुछ नहीं है। या फिर ये तो ठीक है, मान सकते हैं कि 230 के रुपये टी शर्ट खरीदने नहीं आएंगे, लेकिन कुछ आम चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि पिज़्ज़ा खाने गए, किस में मिलता है पिज़्ज़ा? मैकडी में मिलता है ना भाई। मैं पिज़्ज़ा बर्गर वालों इंसानों में से नहीं, वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो जो पिज़्ज़ा डोमिनोज़ होता है, अच्छा डोमिनोज़, ठीक है, तो डोमिनोज़ में आप खाने गए, तो डोमिनोज़ में आप भी पिज़्ज़ा खाने गए, अमीर लोग भी जाते हैं काफ़ी लोग, ठीक है, तो सब पे इक्वल पड़ता है ना, सब पे इक्वल पड़ता है, यानी कि एक रिग्रेसिव टाइप का टैक्स है। ऐसे समझ लो ये प्रोग्रेसिव क्योंकि बढ़ रहा है और इसका उल्टा इंडायरेक्ट वाला रिग्रेसिव टैक्स है। एग्जांपल मैंने आपको बता दी, जैसे इसमें इनकम टैक्स आ गया, वेल्थ टैक्स आ गया। वेल्थ मतलब जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके पास, तो आपकी एक वेल्थ है, राइट, वो आपकी एक वेल्थ है। तो वो किस तरह का होगा आपका? हाँ अभी उस पर भी करेंगे, ठीक है, अभी उस पर भी आ रहे हैं, रुक जाइए आप ज़रा, उन सारी चीज़ों पे भी आ रहे हैं, मुझे पता है वो भी सारी चीज़ें आपको पढ़ानी हैं, ठीक है। चलो, तो वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सारे टैक्स, ठीक है। आप किसी को मान लेते हैं गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट टैक्स भी ऐसे में आ जाएगा, गिफ्ट टैक्स आ जाएगा इसी में आपका, बस ठीक है, गिफ्ट टैक्स हो गया। हाँ, कैपिटल गेंस टैक्स आ जाएगा, जैसे आपने कैपिटल गेंस टैक्स, जैसे आपने मान लेते हैं कि कोई शेयर्स वगैरह ले रखे थे, आप मान लेते हैं ज़रोधा वगैरह में आपने कुछ शेयर्स ले रखे थे, इन्वेस्ट कर रखा था, शेयर्स की जब आप बिक्री करेंगे आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल गेंस टैक्स। यहाँ पे आपका सारे टैक्स तो इंडायरेक्ट टैक्स सब वैट हो गया, ये सब हटा के गवर्नमेंट ने GST कर दिया, तो इस वजह से उसमें क्या ही पढ़ना। बस GST में ये याद रखना कि GST मैंने आपको पढ़ाया था, जो GST है कौन सा अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1 जुलाई 2017 को ये फुल्ली ऑपरेशनल हुआ, लागू हुआ। असम फर्स्ट स्टेट टू रैटिफाई, इस बिल को रैटिफाई करने वाला, ठीक है, फर्स्ट टू रैटिफाई, इस बिल को रैटिफाई करने वाला पहला राज्य था। इसे GST काउंसिल की अगर बात करें तो ये बॉडी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 279A में आती है। इस GST काउंसिल में 33 मेंबर होते हैं, 33 मेंबर्स होते हैं, और इन 33 मेंबर्स में अगर बात करें तो 2 तो आते हैं सेंटर से, यानी कि केंद्र सरकार से आते हैं, और बाकी के जो 31 होंगे ये आपके जो स्टेट्स और यूटीज़ होंगी वहाँ से होंगे। प्लस आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसको जो चेयरमैन होता है वो हमारा चेयरमैन जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। कौन होता है?
फाइनेंस मिनिस्टर। जरा ये बताइए आर्टिकल नंबर 280 में कौन आता है? क्लियर हो गई ये चीज़? अभी रुकिए, सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, 2-3 चीज़ें और हैं बस, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप के टैक्स, सरचार्ज, और एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट कर्व बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, सरचार्ज, सेस एंड पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स, पिगोवियन की हो सकती है स्पेलिंग गलत हो, आई थिंक यहाँ पे यू आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट खैर स्पेलिंग कौन ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सर चार्ज क्या होता है। सर चार्ज इज टैक्स पे टैक्स। जैसे कि सनी देओल को मिली थी तारीख पे तारीख, वैसे जब अमीर लोगों पे टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं सर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 6 लाख, ठीक है कोई नहीं, 10 लाख, ठीक है कोई नहीं, 1 करोड़, गवर्नमेंट बोलेगी 5 करोड़, गवर्नमेंट बोलेगी रुको 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 रुको, तुम टैक्स दे रहे हो ना जो हमें 5 करोड़ पे, जो तुमने हमें 15 लाख का जो टैक्स दिया है, ठीक है 15 लाख का जो टैक्स दिया है, इस पर भी तुम बेटा टैक्स दो, इस 15 लाख का 10% और निकाल दो बेटा तुम। 10% मतलब 1.5 लाख और, मतलब टोटल कितना भरोगे अब तुम? 16.5 लाख दे के जाओ तुम अब हमें। मनमानी चल रही? हाँ मनमानी चल रही। गवर्नमेंट बोली कि देना पड़ेगा। किसको देना पड़ता है? जो बहुत ही हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जो बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इनकम, ये डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अपने आप से कि कितने पैसे से ऊपर जब आप बढ़ोगे तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। क्लियर? सेस होता है फॉर अ डेफिनिट पर्पस, फॉर अ डेफिनिट पर्पस के लिए लिया जाता है। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि सेस लिया जा रहा है किस नाम पे? कोयले का सेस, कोल का सेस लिया जा रहा है। कोल का सेस मतलब जो कोयला निकालते हैं ना, तो उसमें जो लोग निकालते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनका हम रक्षा करेंगे, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए हम ये करेंगे, उनके लिए स्कूल बनवाएंगे, उनके लिए ये करेंगे, उसके लिए ले रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो बहुत पोल्यूशन हो रहा है ना, तो उससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए 2% या फिर 4% हमें सेस दे दो, 4% हमें सेस दे दो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। वो पर्पस डिफाइंड है, बताया जाएगा आपको कि इसलिए सेस लिया जा रहा है, वो आपसे लिया जाएगा, उसको बोलते हैं सेस फॉर अ डिफाइंड पर्पस। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाने के लिए, किसी के लिए भी। पिगोवियन टैक्स वो होता है, वो टैक्स जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को कम करने के लिए लिया जाता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को कम करने के लिए लिया जाता है। व्हाट आर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़? आपने खरीदी एक कार, वो कार जब आप ले जाएंगे तो करेगी पॉल्यूशन, क्योंकि वो ईवी नहीं है अभी, ठीक है, वो करेगी पॉल्यूशन। जो सड़क में जो साइकिल से चल रहा है उसकी क्या गलती थी? पॉल्यूशन तुम करो और भुगते वो हैं। तुम बैठ के सुट्टा पी रहे थे हैं, कोई है एक बिल्कुल वो मतलब एकदम वो कुछ नहीं करता है, ये कुछ सिगरेट वगैरह नहीं है, नशा तुम कर रहे थे उसके बैठ में, लंग्स उसके ख़राब हुए, भुगतेगा कौन? वो कौन भुगतेगा? वो तो वो नहीं भुगतेगा। अब उसके लिए जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज पिगोवियन टैक्स। मतलब कि आप सिगरेट खरीदेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स भरिए, ठीक है, क्यों? गवर्नमेंट फिर उसके फेफड़ों को, जो नहीं पी रहा था उसके फेफड़ों में हवा भरेगी उस टैक्स के पैसे से, ठीक है। फिर मान लेते हैं आप जो कार लेके गए, कार में एक्स्ट्रा टैक्स आप भरेंगे, दैट वो जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज पिगोवियन टैक्स। वो टैक्स को जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन टैक्स हम बोल सकते हैं, जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको कम करने के लिए। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो पॉजिटिव काम के लिए भी हो रहा था ना, कि भाई मुझे स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है। यहाँ पे क्या है? उन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को कम करने के लिए। सिंपल, ख़त्म हो गया आपका। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सभी को क्लियर यहाँ तक? सर लाइब्रेरी में बैठ कर हंस रहा हूँ आराम से हंसना, नहीं पता चले हंसने पे भी कुछ टैक्स लग जाए। चलो ओके, क्लियर। वैट क्या है सौगता घोष? वैल्यू एडेड टैक्स होता है सौगता जी, पहले लगता था 2005 में इसको लाया गया था वैट को, ठीक है, बट अभी सारे चीज़ें जो है ना, सारे डिफरेंट टाइप के जो टैक्स है वो मर्ज हो चुके हैं जीएसटी में, ठीक है। जैसे जो एक्साइज ड्यूटी, जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, निकालते हो वेरा उसे, तो एक्साइज ड्यूटी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें जो टैक्स पड़ता है कस्टम ड्यूटी कहलाता है,
ठीक है, वो कस्टम ड्यूटी होता है जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे जो होता है, ठीक है। अब हमारे जो डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो वही जो गवर्नमेंट ने बोला था ना, एक देश एक कर, एक देश एक कर यानी एक टैक्स, एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक नाम, एक देश एक, अब पता नहीं क्या क्या होगा, ठीक है। खैर इस क्वेश्चन को करिए। विच इंडियन बजट इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट हाईलाइटेड द जेंडर सेंसिटिविटीज ऑफ द बजटरी एलोकेशन। ये था 2005-06 का बजट। अभी मैंने क्या पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन पूछा 2022 में कि जेंडर सेंसिटिव बजट कौन सा था। अब जेंडर सेंसिटिव बजट का मतलब ये है कि जो फीमेल के लिए अलग से उसने कुछ हेड बना रखे थे, फीमेल की एजुकेशन के लिए ये करेंगे, उसके सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रमोट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ये करेंगे। तो जहाँ पे फीमेल के लिए अलग से ज़्यादा खर्चे रखे गए थे, इसलिए इसको बोला जेंडर सेंसिटिव। जेंडर सेंसिटिव मतलब इट वॉज टूवर्ड स्क्यूड टूवर्ड्स लिटिल बिट टूवर्ड फीमेल, इस वजह से 2005 है, क्योंकि उनको ही थोड़ा सा ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू द बजट इज सेट टू बी। जब राजस्व व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को क्या कहा जाता है, डेफिसिट, सरप्लस, रिजर्व या फिर डेट। एक देश एक मोजिला जी व्हेन एक्सपेंडिचर एक एक्सपेंडिचर निकल रहा है, एक एक्सपेंडिचर एक रेवेन्यू, तो ये इसको क्या बोलते हैं, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा, डेफिसिट बोलते हैं इसको, ए, ठीक है। When टैक्स कलेक्शन एक्सीड्स द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर द बजट इज सेट टू बी। टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो गया खर्चे से, तो उसको क्या बोलेंगे, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो गया, यानी कि पैसा, रेवेन्यू ज़्यादा हो गया आपका, किससे, एक्सपेंडिचर से। इस वजह से इस घाटे को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सरप्लस बजट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन फोर्थ, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसके फॉर्म में रिसीट्स और पेमेंट्स को दिखाता है। करिए जरा इस क्वेश्चन को। कभी कभी फॉर श्योर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े से घुमाने वाले होंगे, लेकिन फिर भी आपको करना तो है ही है, तो किस लॉजिक से करेंगे वो बताइए। एक सीमा है दर, अच्छा मोजिला अपना वाला टू सेस इस चार्ज ओवर इनकम टैक्स, आई मीन ऑन एवरी वन। बिल्कुल आशेंद्र, सेस सब पे लगता है, ठीक है। आशेंद्र जी पूछ रहे हैं सेस सब पे लगता है, बिल्कुल सेस ये ना, ये एवरी वन, ठीक है, चार्ज्ड ऑन एवरी वन। जैसे कि सरचार्ज में ये नहीं था, सरचार्ज में था जो ज़्यादा इनकम वाले हैं, जो ज़्यादा इनकम कर रहे हैं उन पे ही लगता है बस, ठीक है। ये सब पे लगता है, चाहे आप जितना भी टैक्स भरे हो, चाहे 6 लाख के लिए टैक्स भरे हो, चाहे 60 लाख के लिए, चाहे 6 करोड़ के लिए, सेस समान सब पे लगता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका मैंने बताया था CFI भी होगा, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड, तीनों होगा, ऑप्शन नंबर बी। द गवर्नमेंट बजट गिव्स अ स्टेटमेंट ऑफ। सरकारी बजट किसका विवरण देता है, रेसीट एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, डेवलपमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, रेसीट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेसीट एंड एक्सपेंडिचर, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। मतलब आय और खर्चे व्यय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट। भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था, गेस करिए कौन सा होगा। तो यह था हमारा 2020-21 वाला, जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। 7th वाला, रुकिए अभी इसको करिए, इसको मत करिए, 7th वाला नॉट वेरी, करंट अकाउंट अभी नहीं करना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं करंट अकाउंट। ये जब बैंकिंग कल इन्फ्लेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, इन्फ्लेशन होगा कल का टॉपिक, और एक और टॉपिक है, ठीक है, वो करेंगे डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड डिमांड एंड सप्लाई कल का टॉपिक है, ठीक है। ये अभी करंट अकाउंट बैलेंस जब बैंकिंग वगैरह करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। हु पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे आपका बजट से कुछ दिन पहले आता है, रफली 1 हफ्ते पहले आता है आपका, ठीक है, फरवरी के टाइम पे आता है। और जो लोग सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन करते हैं ना, उनके लिए काफ़ी दर्द भरा ही रहता है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें। तो इसमें यह दिखाया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में कि इंडियन मतलब कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट रन कर रही थी पिछले 12 महीनों में, उसका सारा कुछ ब्यौरा होता है इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। यानी एक तरह की डिटेल्ड रिपोर्ट होती है पूरी, जो हमारी नेशनल इकोनॉमी होती है इन दी फाइनेंशियल ईयर, वो, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने का काम करता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो हमारा बजट करता है ना, वही करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है, जब जो बजट हमारे प्रिपेयर करते हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनको जब तक बजट पेश नहीं हो जाता
बनाने से लेकर जब तक पेश नहीं हो जाता मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा इन दी पार्लियामेंट, तब तक उनको एक कोठरी में बंद करके रखा जाता है। ना तो उनके पास कोई फ़ोन होगा, ना तो कोई और मीडियम होगा ऑफ आउटसाइड कम्युनिकेशन। वहीं पे खाना मिलेगा, वहीं सब कुछ मिलेगा। ज़रा सा भी वो उनको कुछ भी किसी से ना तो बातचीत कर सकते हैं, और फ़ोन सब जब्त हो जाते हैं जो लोग इसके बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी बताओ? बंद किया जाता, बिल्कुल पता है। अच्छा, घर नहीं जाओगे, हाँ, अंडरग्राउंड। ये बात मुझे काफ़ी पहले पापा ने मेरे बताई थी, जब वो दिल्ली में पोस्टेड थे वहीं पे पार्लियामेंट हाउस में ही, तब उन्होंने वो चीज़ देखी थी, तब मुझे काफ़ी पहले बताई थी। तब तो खैर हाँ, हलवा सेरेमनी भी होती है, एक हलवा सेरेमनी बजट प्रेजेंट करने से पहले हलवा सेरेमनी शाम को होती है, हाँ पता था। अच्छा, हलवा भी तो बनाते हैं ये लोग बजट, हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट में किसको माइनस कर रहे थे? रिकॉल करिए, फिजिकल डेफिसिट में हम माइनस कर रहे थे इंटरेस्ट पेमेंट को। ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ठीक, अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट? राजकोषीय घाटा क्या होता है? टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के बीच में। और ध्यान रखना, फिजिकल डेफिसिट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बोरोइंग को दिखाती है। गवर्नमेंट की बोरोइंग का मतलब क्या हुआ? अब गवर्नमेंट को अगर घाटा है, मान लेते हैं कि 500 करोड़ का, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको बोरो करेगी। तो फिजिकल डेफिसिट एक तरह से गवर्नमेंट की बोरोइंग को दिखाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, क्यों अब गवर्नमेंट दिखाता है बोरोइंग को? इस तरह से भी समझो, क्योंकि जब फिजिकल डेफिसिट हम कैलकुलेट किए थे तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस क्या किए थे? माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रेसीट, या फिर रेवेन्यू रेसीट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, उनको हटा दिया था हमने। इसलिए जो यहाँ पे निकल के आया था, अगर ये ना हटाते और सिर्फ बजटरी डेफिसिट ही चेक करते, तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसा दिखाई पड़ता कि देखो यार, गवर्नमेंट को तो कोई घाटा ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में पता चलता गवर्नमेंट तो 1000 करोड़ रुपए उधार लेके बैठी हुई है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम इस डेप्ट क्रिएटिंग वाली कैपिटल रसीट को घटा देंगे टोटल रसीट से, या सिर्फ उन्हीं रसीट को जोड़ेंगे जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग है, तब हमें पता चल जाएगा फिजिकल डेफिसिट से कि हाँ, गवर्नमेंट ने तो लोन ले रखा है, मतलब गवर्नमेंट की ये बोरोइंग्स हैं, ठीक है। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस द गवर्नमेंट बजट इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? सरकारी बजट का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आय के वितरण से जुड़ा हुआ है? एलोकेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन? एलोकेशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा फंक्शन एसोसिएटेड है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन नाम में ही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2। व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो एक्चुअल में एसएससी ने उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया अपने डिफरेंट एग्जाम्स में। तो व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर यानी खर्चे ज़्यादा है और पैसा कम है, यानी डेफिसिट हो रहा है, घाटा हो रहा है। 16th, अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल, ये क्या ही क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन अभी पढ़ाई नहीं, कल देखेंगे, ठीक है, ये भी कल देख के भी नहीं है करना है। अब आते हैं टैक्स पे, ठीक है, टैक्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला, जीएसटी बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम, जीएसटी कब से, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से चालू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये चालू आपका 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टैक्स एक्ट्स एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द कंट्री? तो क्या लिखा, कमेंट ज़रा स्टडी रिलेटेड ही रहें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। सर की उम्र शादी लायक हो गई, ये हो गया, वो हो गया है, अपना देखो तुम बस। किस प्रकार के का कर अर्थव्यवस्था में स्वचालित स्थिरता का कार्य? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ये जो हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स होता है ना, यही एक्चुअल में प्रोग्रेसिव टाइप का होता है, प्रोग्रेसिव टाइप का, ठीक है। ये क्या करता है, गरीब लोगों पे बिल्कुल नहीं टैक्स, थोड़ा और अमीर थोड़ा टैक्स, ज़्यादा अमीर ज़्यादा टैक्स, और ज़्यादा अमीर और ज़्यादा टैक्स, यानी कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। ज़्यादा लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाएगा, कम लोगों पे कम लगाएगा, यानी कि स्टेबलाइज कर रहा है, इक्वालिटी प्रमोट कर रहा है, इनइक्वालिटी कम कर रहा है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हमारा प्रोपोर्शनल या फिर प्रोग्रेसिव जो टैक्स है वो इस तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द टैक्स इम्पोज्ड
ऑन गुड्स। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में हो सकता है ये भी आ जाए कि भाई ये भी तो एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स है, वेल्थ टैक्स हो गया है ना, कैपिटल गेंस टैक्स हो गया। तो आपको जैसे ना होता है स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं चुनने होते हैं। बेस्ट इसमें से आप किस ऑप्शन को चुनेंगे? इसको चुनेंगे जिसमें कि सारे टाइप्स भी घुसे हुए हों, सारे टाइप्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। 23 द टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड एज। अभी मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेशन, तो ये जो बिजनेसेस पे लग रहा है, ठीक है, जो बिजनेसेस पे लग रहा है। और ये कॉर्पोरेट टैक्स किस तरह का टैक्स होगा जरा बताइए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? एक्साइज टैक्स नहीं, ठीक है, एक्साइज टैक्स से लिखना चला होगा, व्यायाम कर क्या होगा, एक्साइज टैक्स, ठीक है, एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ये प्रोडक्शन पे लगता है, जब कोई चीज़ प्रोड्यूस वगैरह होती है ना, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में, उसको आप बाहर ले जाएंगे तो एक्साइज टैक्स लगेगा। कैपिटल गेंस टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स होता है। और जब आप किसी चीज़ की क्या करते हैं, जब आप किसी शेयर वगैरह की या फिर अपना कोई कैपिटल बेचते हैं तो उसमें आपको देना पड़ता है कैपिटल गेंस टैक्स। कस्टम ड्यूटी होगा इसमें, कस्टम ड्यूटी। अब बाकी एक्साइज ड्यूटी वगैरह तो सब मर्ज करके जीएसटी हो ही चुके हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स होता है। अगला क्वेश्चन 24 डैश इज़ वन ऑफ द टैक्सेज वेयर द इम्पैक्ट लाइज ऑन द पर्सन फॉर होम इट इज़ लीगली इम्पोज्ड। कौन सा टाइप ऑफ कर होता है जिसमें कि इम्पैक्ट उसी पर्सन पे है जिस पे वो लगाया जाता है कर, किसी दूसरे पे नहीं। इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। अभी प्रत्यक्ष सीधा कर नहीं, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। अगला है रोनाल्ड रेगन। हाँ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझोगे, ठीक है। जो लोग छोड़ के चले गए उनके लिए सभी लोग दुआएं करेंगे कि वो लोग अब इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख सकेंगे, ये जो अभी देखेंगे, ठीक है। आपका नॉलेज का जब Ronald Reagan, the 40th president of the US, signed the largest tax cut in the history of their country in 1981. Which economic theory was this policy centered around? देखो यहाँ पे यार मुझे एक वो क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। मतलब ऊपर से मेरा मतलब है ऊपर ये पीपीटी में, ठीक है। ये देखो लैफर्स कर्व एक होता है, लैफर्स कर्व। इसको मुझे टैक्सेशन में पढ़ाना चाहिए, जो कि मैं आपको टैक्सेशन के बाद यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। लैफर भैया आए थे, उन्होंने ये बोला था कुछ गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ बन रही थी, टैक्स बढ़ाए पड़ी थी ज़्यादा इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे देख लो, कोई अभी जैसे हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, ठीक है, कभी कपड़ा मंत्रालय संभाल रही हैं, कभी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट संभाल रही, कभी कुछ मंत्रालय संभाल रही हैं। हर गवर्नमेंट में ऐसा होता है। आपको मुझे पता है कुछ बीजेपी के जो समर्थक हैं वो बोलेंगे आप तो ज़्यादा आप कांग्रेस समर्थक हैं। हमने कब कहा कांग्रेस समर्थक हैं? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बोल देता हूँ। जैसे कि हमारे पी चिदम्बरम जी कभी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, कभी कुछ संभाल रहे हैं, कभी होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, कभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक, न्यूट्रलाइज हो गया। तो मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर बनता है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत ही इकोनॉमिक्स का क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुब्रमण्यम स्वामी है हमारे, काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर मैं इकोनॉमिक मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बन गया तो मैं टैक्स को ज़ीरो कर दूंगा। टैक्स को ज़ीरो कर देंगे, ये तो बहुत ही एक अजीब सी, मतलब ऐसा लग रहा, ऐसा नहीं आपको लग रहा है टैक्स को ज़ीरो कर देंगे तो सरकार को रेवेन्यू कहाँ से होगा, राइट। तो अब लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट जो अनपढ़ होंगे वो ये दिमाग लगाते हैं क्या कि यार टैक्स खूब बढ़ा दो, खूब पैसा आएगा। लेकिन लैफर ने बताया रुको जरा, तुम टैक्स को इंक्रीज़ किया, जैसे तुमने ये इंटरेस्ट रेट था तुमने बढ़ा दिया, तो तुम्हारा टैक्स का कलेक्शन और बढ़ेगा। तुमने और बढ़ाया टैक्स, और बढ़ा, तुमने और बढ़ाया और बढ़ा, तुमने और बढ़ाया और बढ़ा, ठीक है। तुमने पहले 5% किया, फिर 10 किया, फिर तुमने 20 किया, फिर 30 किया, फिर 40 किया, अब तुमने क्या किया 50% टैक्स कर दिया। यानी जो तुम्हारी इनकम होगी उसका 50% टैक्स। तो फॉर एग्जांपल मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं कमा रहा हूँ, मान लेते हैं साल का 6 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, तो 3 लाख मैं गवर्नमेंट कर दूंगा। मैं पागल हूँ? हैं? नहीं मैं पागल हूँ तो मैं नहीं दूंगा। क्यों? या तो मैं कमाने में इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, लेकिन भाई ये तो कम होगा कि अगर मुझे कमाई हो रही है तो फिर मैं क्या करूँगा, टैक्स को बचाऊंगा जिस तरह से बचा सकता हूँ। अन्न साम दाम दंड भेद, अभी भी लोग टैक्स बचाते हैं लेकिन फिर भी दे देते हैं, ठीक है, दे देते हैं, ठीक है, टैक्स फिर भी बचाते तो हैं लेकिन फिर भी, लेकिन इतना टैक्स पड़ने लगा, 50% टैक्स पड़ने लगा तो कोई बोलेगा कि ठीक है हम जेल हो आएंगे, हमको धर लेना तुम, लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे। भाई जेल जब टैक्स कब पेनल्टी कब भरनी पड़ेगी? अगर टैक्स नहीं भरेंगे तब कब? तो अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो तब भरनी पड़ेगी जब पकड़े जाएंगे, ठीक है, पकड़ लिए जाएं। तो इसका मतलब लैफर ने ये बोला कि आप टैक्स रेट इंक्रीज़ करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, करते रहोगे कि भाई आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़ेगा, रेवेन्यू कलेक्शन आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा ना कि रेवेन्यू कलेक्शन घटने लगेगा टैक्स इंक्रीज़ करने में, टैक्स का रेट इंक्रीज़ करने में। बस यही बोला था लैफर ने। और ये जो कर्व होता है ये किस शेप का है? ये है घंटे के शेप का।
बेल शेप्ड कर्व बनता है ये, ठीक है, बेल शेप्ड कर्व। लैफर जी ने क्या बताया कि आपका टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन के बीच में इन्होंने रिलेशनशिप बताई हमको, ठीक है। तो वही रोनाल्ड रेगन जो थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने लैफर जी की थ्योरी का यूज़ किया और टैक्स को काफ़ी इन्होंने कट कर दिया ताकि रेवेन्यू का कलेक्शन हो सके, ताकि लोग टैक्स कम इधर उधर हेर फेर करके बचाएं। अगर कम टैक्स रेट होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ही, अगर मुझे मान लेते हैं 6 लाख है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10% टैक्स, तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 60,000 मान लेते हैं देना पड़ेगा, 60,000। 5% गवर्नमेंट कर दे, 30,000 देना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये रहेगा ठीक है 30,000 देना है, दे दो, और कम हो गया 10,000 दे दो, मैं फालतू में बचाऊंगा नहीं उसको, सिंपल सा ना। 2016 विच ईयर वॉज द वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वैट कब इंट्रोड्यूस हुआ भारत में, मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू हुआ, तो ये 2005 में आया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग में भी क्लासिफाइड एज पिगोवियन टैक्स, अच्छा तो ये होती है स्पेलिंग, यू लगा है, वही मैं बोला था यू शायद लगता है इसमें। डाउन पैराबोला, अरे डाउन पैराबोला नहीं बोलते हैं, घंटा शेप बोलते हैं उसको, घंटी का शेप, ठीक है, बेल शेप कर। पैराबोला तो भाई उनको पता है ना जिन्होंने 11th-12th में कैलकुलस में पढ़ा है, ये सॉरी उसमें ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ रखा उन्होंने, कोऑर्डिनेट में पढ़ रखा उन्होंने, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब है कि नहीं। और भी कर्व्स बता दीजिए, बताएंगे अमन जी, लेकिन समय आने पे, जिस तरह समय आने पे जगह मिलने पर पास दिया जाता है, वैसे ही समय आने पे कर्व बताया जाता है। डिफरेंट टाइप के कर्व्स होते हैं, ठीक है। और जो अभी हमने कर्व देखा वो टैक्स से रिलेटेड था। जब हमारा इनइक्वालिटी से रिलेटेड टैक्स आएगा तो वहाँ पे लॉरेंस कर्व मैं आपको बताऊंगा, वो इनकम और इनइक्वालिटी का टैक्स होता है। कल हम लोग डिमांड और सप्लाई के कर्व्स देखेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा पिगोवियन टैक्स, यहाँ पे कार्बन टैक्स होगा, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, देखो ये भी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 279A, इसमें होते हैं 33 मेंबर्स, जिसमें मैंने बताया था 2 होते हैं सेंटर से और बाकी 31 होते हैं स्टेट्स, और जो बाकी हमारी यूटीज़ हैं वहाँ से होते हैं। चेयर कौन करता है, इसका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, ये आपके होमवर्क रहेंगे जितने भी आगे क्वेश्चन, एक दो और चलो कराता हूँ। डैश इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच इज़ लेविड एट द टाइम ऑफ सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ थ्रू द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से जो सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी होती है उसको बीडी टैक्स, हाँ बीडी टैक्स, बिल्कुल बीडी पे जो टैक्स पड़ेगा वो भी पिगोवियन टैक्स होगा। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी जो टैक्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टाम्प ड्यूटी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज टैक्स, स्टाम्प एंड सिक्योरिटीज टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आंसर क्या होगा, सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन वाला, सिंपल नाम में ही है, ठीक है, नाम में ही आपका सिक्योरिटीज़। अच्छा ये बताइए जो सिक्योरिटीज़ वाला ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज वाला जो पूरा मार्केट है वो कौन देखता है, कौन सी हमारी संस्था है जो ये पूरा देखने का काम करता है, ये होता है हमारा सेबी, ठीक है, सेबी होता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज़रा ये बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे और ये कब स्टैब्लिश हुआ था और इसके जो करंट में चेयरमैन कौन है। तो सेबी की अगर बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश हुआ था। माधावी पुरी बुच, माधावी पुरी बुच, हो सकता है मैं प्रोनाउंस सही ना कर रहा हूँ, माधावी पुरी बुच, ये पहली नॉन आईएएस एंड पहली नॉन आईएएस एंड पहली फीमेल चेयरमैन बनी है सेबी की। और क्या पूछा था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ में, ठीक है, सॉरी लखनऊ में नहीं, इसका मुंबई में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा, नॉट इन लखनऊ, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, क्लियर है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं ये, विच अमंग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक है, चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो सेस पड़ता है ना, जो सेस होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी तो करती है लेकिन ये स्टेट के साथ शेयर नहीं होता। जैसे जीएसटी वगैरह होता है हमारा, ये गवर्नमेंट स्टेट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट के साथ शेयर करती है, ठीक है। बट ये वाला जो टैक्स होता है सेस वाला, ठीक है, वो शेयर नहीं करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक। चलो तो अभी आते हैं ये सर्विस टैक्स पे। तो सर्विस टैक्स होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। सर्विस टैक्स क्या होता है, सर्विस टैक्स जैसे आप कोई सर्विस लेते हैं, जैसे कि कोई ट्रैवल एजेंट की आपने सर्विस ली, कोई रेस्टोरेंट की सर्विस ली है ना, किसी आप स्पा में गए वहाँ पे आपने कोई सर्विस ली, कैब सर्विस हो गई, तो ये जो सर्विसेज होती हैं वो सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अब इसके आगे के क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आखिरी क्वेश्चन अच्छा बता दीजिए, GSTIN का
फुल फॉर्म क्या होता है, GSTIN का फुल फॉर्म बताइए। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो सब में कॉमन होगा, टैक्सेशन। अब देखो वही सिंपल कॉमन वाली ट्रिक लगा सकते हो, टैक्स 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 टैक्सेशन, ऑड वन आउट। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, ऑड वन आउट। आइडेंटिफिकेशन, नोट नंबर 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 नंबर, ऑड वन आउट। ख़त्म हो गया, ठीक है। आराम से होगा कि नहीं, चाहे पता हो चाहे ना पता हो। इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ, अब ये आगे क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ तो करके लाइए, है ना। 34 से लेके 37 कल देख बता दूंगा इनके मैं आंसर्स, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से। बाकी कैसा लगा आज का लेक्चर, आप किसी कोई डाउट वगैरह कुछ हो। सर आई लव कर्व्स, अच्छा सर्विस मैंने आज तक नहीं ली सर, अच्छा 15। सर आपने कितना सरचार्ज दिया इस बार, अच्छा हम सिर्फ सेस देते हैं, सरचार्ज नहीं। मज़ा आ गया, अच्छा बहुत अच्छा लगा। कल करेंगे इन्फ्लेशन एंड जो डिमांड एंड सप्लाई जो कर्व्स होते हैं उन सबको देखेंगे, है ना। एंड देन वी विल स्टार्ट मनी एंड बैंकिंग। अभी इकोनॉमिक्स सही लग रहा है ना। बजटरी डेफिसिट बता दीजिए चेस्टा शर्मा। बजटरी डेफिसिट होता है सारे खर्चे रखे माइनस सारे इनकम, ठीक है। फिस्कल ये होता है सारे खर्चे माइनस सारी इनकम, लेकिन वो वाली इनकम हटा दीजिए प्लीज़, जिससे जो आपके डेप्ट है जो आपको बाद में भरना है, ठीक है। क्लियर, सिंपल। और इस फिजिकल डेफिसिट में प्राइमरी इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। डेफिसिट में डिफरेंट टाइप की नीड क्यों पड़ती है मनीषा धाकड़ जी, आप लेट ज्वाइन करिए लगता है। वही तो मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि क्यों हम डिफरेंट तरह के बजटरी डेफिसिट ला रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट ला रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट ला रहे हैं, इफेक्टिव ला रहे हैं, ताकि वो डिफरेंट तरह के तरीके होते हैं गवर्नमेंट को डेफिसिट दिखाने के, ठीक है। एक हमारा एक एक्ट आया था, वो क्या तो एकदम दिमाग से निकल रहा है, हाँ FRBM एक्ट आया था, FRBM एक्ट आया था, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट आया था साल 2003 में। उसमें ये बोला था कि भाई गवर्नमेंट को ये टारगेट करना है कि उनका फिजिकल जो डेफिसिट है उसको एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रिप्रेजेंट किया जाता है कि जीडीपी के मैटर्स में कितने परसेंटेज में है। तो गवर्नमेंट को टारगेट करना है वो ज़ीरो पे लेके आना है। ज़ीरो पे तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि आपको और कम और कम और कम करना है। तो वो क्या होते हैं डेफिसिट, हमारे डिफरेंट जो गवर्नमेंट के घाटे होते हैं उनको दिखाने का तरीका होता है। गवर्नमेंट जब रेवेन्यू डेफिसिट लाती है तो ये बोलती है कि देखो हमारा सैलरी वगैरह खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम बहुत ही निकम्मी सरकार है, हमारे खर्चे सैलरी पेंशन में ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। जब ये गवर्नमेंट प्राइमरी डेफिसिट दिखाती है तो इंटरेस्ट पेमेंट को उसमें घटा देती है, बोलती है इंटरेस्ट तो हम पिछले वाले लोन का भर रहे हैं, इसमें हम क्यों दिखाएं, इसलिए घटा देती है उसको। तो लेकिन मेन जो होता है वो फिजिकल डेफिसिट होता है। क्यों होता है वो आपने समझ लिया, क्योंकि उसमें एक्चुअल जो घाटा है वो दिखाया जा रहा है। उसमें रेसीट में वो रेसीट को हम हटा देते हैं जो डेप्ट क्रिएट कर रही हैं किसी भी तरीके से, और जो डेप्ट क्रिएटिंग रेसीट होती हैं वो कैपिटल रेसीट होती हैं, हमने देखा था, ठीक है। जैसे कि फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें एज आ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें 2021-22 में ये तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 से 7% कुछ है, आई थिंक 6.8% के समथिंग कुछ है 2021-22 का, ठीक है, 6.8%। रेवेन्यू डेफिसिट वहीं बात करें, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट, तो वो गवर्नमेंट का 5.1% है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए रहता है देखो हमारा डेफिसिट इतना है। जैसे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। अब अगर रियल जीडीपी में देखने लगे तो जीडीपी हमारी उतनी ग्रो नहीं कर रही, लेकिन नॉमिनल टर्म में देखें तो ज़्यादा ग्रो कर रही। तो गवर्नमेंट किसको ज़्यादा चिल्लाएगी, नॉमिनल नॉमिनल नॉमिनल। क्यों, क्योंकि आम जनता को क्या ही पता रियल जीडीपी क्या नॉमिनल जीडीपी क्या। अब आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग उसकी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन आम जनता के बारे में जो कोई गाँव में है तो उसको थोड़ी नहीं पता होगा नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी। अब गाँव में तो ठीक है, न्यूज़ चैनल वालों ने अगर चला दिया कि भाई इंडिया की जीडीपी इतने से ग्रो हो गई है, फिर इंडिया इतने नंबर की लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो लोग तो उनको वही पता चलेगा। लेकिन रियल टर्म्स में जब निकाला जाएगा तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ होती है डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से दिखाने का। FRBM एक्ट पे भी क्वेश्चन आया था एक बार अभी SSC में, तो ध्यान रखना FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट है, 2003 में लाया गया था, ठीक है। और इसमें डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है।
और किसी कोई डाउट सर? कल इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल। ऑलराइट, थैंक यू सर। आपका दीवाना हो गया सर। अच्छा, क्यों भाई, कोई गाना वाना गा दिया क्या हमने? बस ख़त्म करो। अरे बस ख़त्म ही है। और भाई लेक्चर के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं, लेक्चर और नोट्स आपको परमार एकेडमी ऐप पे, जिन लोगों ने कोर्स में एनरोल कर रखा है उन लोगों को मिल जाएंगे। परमार एकेडमी ऐप है, www.parmaracademy.in वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेक्चर्स रिकॉर्डेड एंड दी हैंड रिटन नोट्स, इंग्लिश, हिंदी, सारा कुछ। थैंक यू।